क्या हो गया? आपका स्क्रीन नहीं आ रहा है। नहीं दिख रहा है आपको? नहीं नहीं, एक्चुअली ये भी अच्छा, होता है ना कि म्यूट अनम्यूट करोगे तो स्क्रीन शेयरिंग रुक भी सकता है। ये थोड़ा सा है टेलीग्राम में समस्या। रुको दोबारा कर रहे हैं। ना भाई, आप अपने यूट्यूब चैनल का ग्रुप वो नहीं भेजे लिंक यार। अरे भेजा हुआ है यार ग्रुप में, आप फिर वही बात कर दिए। मैं तो आपको अरे भेजते पर्सनली तो बात है। भेजता हूँ। ठीक ठीक ठीक। हाँ। बस 1 मिनट और लगेगा, सॉरी। कुछ प्रॉब्लम आ रही है? मैं कर दूं शेयर क्या? नहीं नहीं, बस 1 मिनट। हुई क्या? दिखने लगा? हाँ हाँ ठीक है। पहले ही कर लेती मैं, बताओ, बातों में लग गई। चलो, अब आ गया होगा। हाँ हाँ बिल्कुल आ रहा है। स्टार्ट करें? हम्म। क्वेश्चन नंबर 98 तक तो आपने करवा ही दिया था, सो इससे आगे बढ़ रही हम्म। हूँ। क्वेश्चन नंबर 99। फैट प्रेजेंट बिलो द स्किन सरफेस इन अवर बॉडी एक्ट एज अ बैरियर अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट करेगा? जो हमारे स्किन के अंडर में, जो बिल्कुल नीचे होता है फैट, वो loss of heat हम्म। from the body, loss of essential body fluids, loss of salt from the body, entry of harmful microorganism from the environment. बताओ। लॉस, मुझे मेरे अनुसार तो ए होना चाहिए आंसर। आपको यही लग रहा है? ओके, और कोई बताएगा? ए है कोई आंसर। नहीं। ऋषि? बॉडी फ्लूइड ऋषि कुछ लॉस। बी बोल रहे हैं? बी स्टेटमेंट जेनरिक है, लॉस ऑफ एसेंशियल बॉडी फ्लूइड। ओके। अरे वो जो पेंगुइन्स होती है ना, उनकी जो स्किन होती है, उसके नीचे थिक फैट लेयर होता है, इसीलिए उनको अंटार्कटिका में ठंड नहीं लगती। यही मेन रीजन है। बहुत अच्छे जया, यही होगा आंसर भी। अगर हम देखेंगे तो आंसर ए ही है। तो आसान था। इसको एक्चुअली में सब क्यूटेनियस फेस्ट भी बोला जाता है, जिसका काम ही होता है कि इंसुलेशन जो हो रही है उसको रोकना है, और उसमें काफी क्रूशियल रोल उसका रखना है। ये हमें क्या करता है? हेल्प इन रिटेनिंग बॉडी हीट बाय प्रिवेंटिंग एक्सेसिव हीट लॉस स्पेशली इन द कोल्ड एनवायरनमेंट। तो पेंगुइन वाला एग्जांपल बहुत अच्छा दिया था, मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे। अब दिख रहा है आप लोगों को? हाँ हाँ बराबर दिख रहा है। हम्म, अरे क्या करना है? चलो बाद में मैं लिख दूंगी यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 100। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोफेशनल्स आर मोर लाइकली टू रन द रिस्क ऑफ ए परमानेंट चेंज इन देयर डीएनए? कौन सा करेगा? रिसर्चर्स यूजिंग कार्बन 14 आइसोटॉप, एक्सरे टेक्नीशियन, कॉल माइनर, डायर एंड पेंटर। 1 एंड 2 ऑप्शन है क्या? 1 एंड 2 आप बोल रहे हो? रिसर्चर और आपने बोला एक्सरे। ठीक है। डायर और पेंटर एक्चुअली होगा इसमें। एक्सरे वाला तो नहीं होगा क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है, हम लोग को पहले भी देखा है शायद इस क्वेश्चन को। ओके, इसमें से 3 होंगे। आप बताओ इनमें से एक कौन सा नहीं होगा? होगा क्या? क्या बोल रहे 3 थे नहीं पहले? होगा।
1 3 4। आपने बोला 1 3 एंड 4। ओके 3 नहीं होगा, ऋषि ने भी यही बोला। हाँ आंसर यही है। 3 नहीं हो, सॉरी आपने क्या बोला था? 1 2 3 4 नहीं होगा। बताती हूँ कैसे नहीं होगा। आंसर यहाँ पर बी होना चाहिए, 3 होना चाहिए। कैसे नहीं होगा देखो, अगर हम कार्बन 14 की बात करते हैं तो कार्बन 14 जो है वो एक रेडियो एक्टिव आइसोटॉप है, ये तो सभी को पता है मोस्टली, जिसमें से बीटा रेडिएशन निकलती है जिसकी वजह से जीन म्यूटेशन जो है वो इजिली हो जाती है। तो ये तो पता ही था। एक्सरे की बात करेंगे तो देखा है ना, वो बिल्कुल ऐसे पीछे खड़े हो जाते हैं, सबको बाहर रखते हैं, तो वो इस वजह से करते हैं क्योंकि एक्सरे के अंदर भी यहाँ पर जो टिश्यूज हैं, एक्स की रेज होती हैं, वो एक्चुअली में आयोनाइजिंग होती है और वो बॉडी के टिश्यूज के अंदर पेनिट्रेट कर जाती हैं, जिसकी वजह से अगर रिपीटेड आप बहुत बार उसके एक्सपोजर में रहोगे तो आपके जो जेनेटिक म्यूटेशन है वो हो सकता है। कोल माइनर्स में कैसे होगा? वैसे जब सोचा ऋषि ने या और ने तो सही सोचा था कि कोल माइनिंग में कैसे हो सकता है, बट यहाँ पे एक ट्रिक है कि कोल की जो डस्ट होती है ना वो कोल माइंस में मिलती है और साथ में ये रेडोन गैस भी मिलती है, जिसकी वजह से ये दोनों के दोनों यहाँ पर कैंसर क्रिएट कर सकते हैं। और कैंसर क्रिएट हो सकता है तो वो क्या हो रहा है? ऑब्वियसली सेल के अंदर म्यूटेशन ही हो रही है, इट्स अ टाइप ऑफ म्यूटेशन। तो ये है। डायर्स और पेंटिंग में बहुत सारे केमिकल्स होते हैं बट टिपिकली उनका कोई डायरेक्ट लिंक नहीं होता है कि वो डीएनए वगैरह में कुछ म्यूटेशन करे। तो ये इसका आंसर था। एक सेकंड, आपने ये नेक्स्ट डाई और ये पेंट वाला आपने कहाँ से देखा था आंसर? क्योंकि मुझे याद आ रहा है, ध्यान आ रहा है कि ये है आंसर में। ऐसा मैंने कुछ भी नहीं इसको देखा था ऋषि हमने मैंने 2 पहले? बार वेरीफाई किया था इसको। हम डाई जो करते हैं, मान लो सर पे वगैरह भी की जाती है डाई वगैरह, कलर्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, दीवारों पे करते हैं, तो उनसे अगर आप उनको खा नहीं रहे हो, मतलब बॉडी के अगर वो अंदर नहीं जा रहे हैं तो वो आपको इतना नुकसान नहीं करेंगी, ऑल्दो नुकसान फिर भी करेंगी, केमिकल्स उनमें फिर भी है। तो मैंने 2 बार इसको वेरीफाई किया है। ओके। और बाकी अगर आपको याद आ रहा है तो आप तब तक चेक कर लो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवा रही हूँ। Next question. Which one of the following is not an essential micronutrient for the plants? पहला है बोरोन, जिंक, सोडियम, कॉपर। सोचो और बताओ। प्लांट्स के बारे में बात हो रही है, ये चीज याद रखनी है, और माइक्रोन्यूट्रिएंट की बात हो रही है। इनमें से कौन सा नहीं है जो ज्यादा जरूरी चाहिए होता है? 3 ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ऐसा है जो नहीं चाहिए होता है। एनीवन? चलो आंसर नहीं, देखते हैं नहीं इसका। पता। कॉपर और कोई बात सोडियम में से कुछ होगा। नहीं, कॉपर तो जया, माइक्रोन्यूट्रिशन नहीं है। सोडियम ही नहीं नहीं भरेगा। जया, जया ठीक है, सोडियम ही होगा। वेरी गुड जया। देखो बोरोन जो होता है ना, इसका ये बी हम देख पाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि इसमें से सेल वॉल जो फॉर्मेशन करता है ना उसके लिए चाहिए होता है, और साथ में पोलन जर्मिनेशन के लिए भी चाहिए होता है, तो ये एक एसेंशियल है। दूसरा, जिंक की बात करेंगे तो कुछ ऐसे एंजाइम है जो एक्टिवेट करते हैं और हार्मोन की प्रोडक्शन होती है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। सोडियम ह्यूमंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सोडियम की जब हम बात करते हैं, बट इन द केस ऑफ प्लांट्स, इसलिए मैंने बोला था कि प्लांट्स को ध्यान रखो यहाँ पे, प्लांट्स में वो इतना ज्यादा जरूरी नहीं है। क्यों? वैसे कुछ ऐसे प्लांट्स हैं भी जो ऐसा रह भी सकते हैं, मतलब कि जैसे कि मैनग्रोव्स वगैरह में देखते हैं साल्ट वगैरह को बहुत ज्यादा ले लेते हैं, टॉलरेट कर लेते हैं, वो एक अलग बात है, बट यूजुअली नहीं चाहिए, जर्नल वे में नहीं चाहिए होता है। कॉपर की बात करेंगे तो फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए एंजाइम फंक्शंस वगैरह भी इसमें होता है, और ह्यूमंस का भी मैंने यहाँ पे डाला हुआ है सो दैट रिलेट कर सके हम। ह्यूमंस में कौन कौन से ऐसे माइक्रोन्यूट्रिएंट है जो हमें चाहिए? आयरन चाहिए होता है हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन के लिए, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, और ये नहीं होगा तो इससे एनीमिया की जो बीमारी है वो हो सकती है। ऐसा ही कुछ 2023 में भी क्वेश्चन था, और उसमें यहाँ पर आयरन की जगह कैल्शियम लिख दिया था कि ये देना होगा, तो इसलिए मैंने बीमारियां भी साथ में देखी। जिंक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कम खानों में मिलता है, नट्स वगैरह में ही पाया जाता है बस, और इम्यूनिटी को हमारी स्ट्रॉन्ग कर देता है, खासकर जो हमारे अगर चोट वगैरह लग जाती है तो उसको हील करने में मदद करता है, साथ ही में डीएनए का सिंथेसिस भी इससे होता है। तो अगर ये नहीं हो, बॉडी में कम हो जाए, तो इम्यूनिटी कमजोर होगी और ग्रोथ जो है वो भी रिट्रेट करेगी, तो ये एक प्रॉब्लम है इससे। कॉपर अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, एंजाइम्स के जो फंक्शंस होते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आयरन, मेटाबॉलिज्म, ये सब में इसका काम आता है। नहीं, अगर कॉपर भी नहीं आएगा तो भी यहाँ पर एनीमिया होगा। सो गवर्नमेंट क्या कर रही थी कि फॉस्फोरस दे रही थी, साथ में आयरन दे रही थी, साथ में कॉपर से रिच खाना दे रही थी, जिनको एनीमिया होता है, मोस्टली वुमेन को ही होता है, बच्चों में और औरतों में ज्यादा पाया जाता है आफ्टर अ सर्टेन एज, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन की वजह से उनका ब्लड लॉस बहुत होता है हर महीने,
तो इस वजह से उनमें ये ज्यादातर हो जाता है आफ्टर 40s के बाद में, और इसकी वजह से उनकी हड्डियां भी कमजोर होती हैं। आयोडीन की बात करते हैं तो थायराइड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थायराइड हमें पता है हमारे गले के अंदर होती है और वो हार्मोन निकालती है। सो ये उससे रिलेटेड बीमारियां, गोइटर या समथिंग, पता नहीं क्या डिजीज का नाम है ये, क्रेटिनिज्म। सेलेनियम की बात करेंगे तो एंटीऑक्सीडेंट होता है और थायराइड फंक्शन में ही ये दोनों काम आते हैं। और सेलेनियम हमें पता है कि नट्स वगैरह में ही हमें ये भी मिलता है, तो इसके लिए भी नट्स चाहिए होते हैं, इसके लिए नमक खाना होता है। एंटीऑक्सीडेंट होता है। फिर से हार्ट डिजीज के रिस्क इससे हो जाते हैं अगर बॉडी में कम होता है तो। फ्लोराइड जो है वो डेंटल एंड बोन हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर ये नहीं होगा तो इससे टूथ डिके हो जाएगा। क्रोमियम फिर इंपॉर्टेंट होता है जिससे इंसुलिन का फंक्शन होता है, ग्लूकोज वगैरह, मेटाबॉलिज्म, ये सब यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। मैग्नीशियम की बात करेंगे तो बोन फॉर्मेशन में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, साथ ही में मेटाबॉलिज्म के अंदर भी। और इससे रिलेटेड फिर स्केलेटन से रिलेटेड डिसऑर्डर हो जाते हैं, क्योंकि बोन से रिलेटेड अगर वो आपको पूरा नहीं मिलेगा तो। नेक्स्ट हम देखेंगे तो मोलिब्डेनम की बात हो रहा है। ये एंजाइम एक्टिवेशन के काम आता है, जो कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के हमारा वर्क करेगा। सो इसमें तो यही इंपॉर्टेंट था। किसी को कुछ याद आ रहा हो, कुछ बताना हो तो भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 है ना, वो आंसर 1 to 4 बोल रहे हैं एज पर गूगल। गूगल डायरेक्ट 1 टेक्निक to सही है, हाँ। हाँ, डायर और पेंटर होना चाहिए। कोल माइनर नहीं है, लेकिन 1 to 4 है आंसर ये एज पर PYQ टेक्स्ट है। बुक। हाँ, ये PYQ रिपीटेड है। इतनी देर से तो बोल नहीं रही थी पूजा। मतलब मैं ऐसे चुप थी, बस चुप थी। ये डायर पेंटर है, इसकी वजह से कैंसर होते हैं, उसके मतलब सेल इंक्रीज होते हैं, ये पढ़ा हुआ है हमारा। बा, बात अब ये है कि यूपीएससी ने करेक्ट माना है, यूपीएससी के अकॉर्डिंगली। अच्छा, ठीक है, मतलब आगे बढ़ते PYQ हैं। में था इस वजह से बोली। थैंक यू बताने के लिए। 102nd करते हैं। ऑफ द 4 लैंडमार्क्स इन मेडिकल हिस्ट्री गिवन बिलो, विच वन ऑफ द फर्स्ट टू टेक प्लेस? इनमें से कौन सा सबसे पहले हुआ था? आसान है, थोड़ा सा सोचना, ठीक है, आंसर मिल जाएगा। पहले हुआ था ना, कौन बोल रहा है? पूजा, आपने बोला है प्लास्टिक सर्जरी। प्लास्टिक नहीं, ओके, हाँ, आंसर यही होगा, प्लास्टिक सर्जरी ही होगा। अगर आपको कुछ बताना है तो मतलब कैसे इस आंसर तक पहुंचो बता सकते हो। वो है ना जो एंशिएंट टाइम में, वो क्या नाम है उनका, सुश्रुत। सुश्रुत। हाँ, हाँ। सुश्रुत। बहुत अच्छे। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले ऑब्वियसली आंसर यही है, प्लास्टिक सर्जरी है, और ये एक्चुअली में एंशिएंट इंडिया में बैक करता है। तो सुश्रुता, जो बता दिया आप सभी ने, वो एक इंडियन फिजिशियन थे। हमने कल परसों भी उनके बारे में पढ़ा था। ये अराउंड 600 BCE, बिफोर कॉमन ईरा रहते थे, और इन्होंने एक्चुअली में सर्जरीज के ऊपर अपनी बुक भी लिखी थी। तो क्या नाम था उसका, बताओ जल्दी। परसों बताया था ना। चरक संहिता में यही था। इसमें मोस्टली जो यहाँ पर प्लास्टिक सर्जरी की बात कर रहे थे ना, ये बात कर रहे थे राइनोप्लास्टी की। अब राइनोप्लास्टी क्या होता है? प्लास्टिक हाँ, फ्रॉम वेजिटेशन। उसका शेप चेंज करा लेना, और वही सब राइनोप्लास्टी में आते हैं ना। हाँ, वेरी गुड। मेनली नोज से रिलेटेड होता है कि नाक को जब आप चेंज करवाते हो उसके स्ट्रक्चर, तो वो। ऑर्गन ट्रांसप्लांट की बात करें तो 1954 में आता है। पहली बार था तो किडनी का ट्रांसप्लांट सबसे पहले हुआ था, डॉक्टर जोसेफ मोरे, इनके जो सर्जन थे उन्होंने किया था। बाईपास सर्जरी उसके बाद होता है 1960s में, और पहली बार ये आर्टरी बाईपास सर्जरी हुआ था, तो समझ ही सकते हैं हार्ट से रिलेटेड था। टेस्ट ट्यूब बेबी बहुत फेमस है आजकल, IVF जो होता है, ये 1978 में हुआ था सबसे पहली बार, और लुइस ब्राउन जो कि इंग्लैंड में थे, उन्होंने इसको करके दिखाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कैसे, the nutritional deficiency condition that needs to be given top priority for remedial action in India today is, क्या है? देखो ध्यान से सुनो, न्यूट्रिशन की कमी की वजह से हो रही है एक बीमारी, और जो खैर उस समय में बहुत टॉप प्रायोरिटी में रहा होगा, ये छोड़ो। कौन बोल रहा है? कोई कुछ बोल रहा था ना? नहीं, कंटिन्यू कीजिए आप। ओके, हाँ, देखो उस टाइम पे बहुत ज्यादा इंडिया की रेमिडियल एक्शन का पार्ट था ये 1960s में या उसमें, तो उसको छोड़ दो। बस ये सोचो, याद करो कि न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी की वजह से क्या बीमारियां हो सकती है। स्क्रूवी, रिकेट्स, जीरोफिथामिलिया एंड पेलिग्रा। ऑप्शन डी है क्या? ऑप्शन डी नहीं, ऑप्शन सी होगा वैसे।
जीरो चलो इनको थैलेमिया होना चाहिए। ये हाँ आँख हाँ की यही है। बीमारी है। हम्म। इसमें हाँ आई आँख थिंक ड्राइनेस मतलब ड्राइनेस ही आँसू होती नहीं आता है। बिल्कुल सही पूछा, वेरी गुड। देखो ऑप्शन ए जो है वो स्क्रूवी है। इसमें विटामिन सी की डेफिशिएंसी से ये बीमारी होती है, और इस बीमारी का मेन चीज क्या होती है, देखो यहाँ पे दिख रहा है सभी को साफ साफ। स्कर्वी, ये जो हाँ नीचे आ जाते हैं। हाँ। हाँ, इसमें मोस्टली क्या होता है, हाँ ये जो ब्लीडिंग हो रही है ना, इसको बोला जा रहा है। साथ ही में इसमें पेन होता है, घुटनों वगैरह में ये पेन होना शुरू हो जाता है। तो ये इस सबसे इम्पोर्टेंट इसका यही है। फिर रिकेट्स तो बहुत इजी है, हमें पता ही है कि इसमें क्या होता है, जो नॉर्मल लेग्स होती है, नॉर्मल बोन्स जो होती है पैरों में, बच्चों में खासकर हो जाती है। नॉर्मली ऐसी होनी चाहिए रिकेट्स में, या तो बाहर हो जाएगी वो बहुत ज्यादा, या फिर बहुत अंदर हो जाएगी, इस तरीके से हो जाएगी। तो ये बताइए विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होता है। ये आप लोगों ने बता ही दिया ऐसी कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी से ही होता है। हमें पता ही है कि जो भी आंखों का मैटर है उसमें विटामिन ए सबसे ज्यादा चाहिए होती है। तो इससे नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है, सीवियर केसेस में परमानेंट ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। ये याद रखना है। मोस्टली ये रिलेटेड किससे है, नाइट ब्लाइंडनेस से। और लास्ट वाला जब हम विटामिन बी3 की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। और इसमें ऐसे देखो हाथों पे, ऐसे पूरे फेस के ऊपर, इस तरीके से जो स्किन है वो पूरा खराब होना शुरू हो जाती है। ये तो मतलब अगर देखा जाए तो न्यूट्रिशनल मतलब क्या हुआ, सब में तो कुछ ना कुछ कमी है। मैंने इसीलिए लगाया था कि विटामिन B3 है और सब में हाँ। मतलब नहीं आप ठीक हो, आपने ठीक सोचा, वो भी सही सोचा। बट पॉइंट ये है ना कि उस टाइम पे 1960s में क्या सबसे ज्यादा टॉप पे चल रहा था, वो करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन था। इसलिए मैंने सोचा कि इसको छोड़ो, बस कोशिश करो जो भी आंसर है जो भी बताना है। मतलब मेरा कहने का मतलब न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी चारों है ना, मतलब न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के ऊपर तो क्वेश्चन नहीं है ना, उसका कुछ देखो डिफरेंस। विटामिन डी को हम नहीं मान सकते एक तरीके से न्यूट्रिशन, क्योंकि वो खाने से नहीं मिल रहा है। खाने से जो न्यूट्रिशन मिलता है, पोषक तत्व जो होते हैं, वो हम उन्हीं को ज्यादा गिनते हैं। तो एक तो वैसे ही हट जाएगी। और जैसे ये विटामिन सी से रिलेटेड है, हाँ ऑल ओवर ठीक ही कह रहे हो आप। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 104th, लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर एटलीस्ट 27 एलिमेंट ऑफ विच 15 आर मेटल। अमंग दीज दोज रिक्वायर्ड इन मेजर क्वांटिटीज। अब इनमें से सारे ही हमें चाहिए होते हैं, लेकिन इनमें से जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो बताना है, ठीक है। पोटेशियम, मैग्नीशियम, मोलिब्डेनम, कैल्शियम। हाँ, मोलिब्डेनम। पोटेशियम, कॉपर, कैल्शियम। सी है पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। और ये है सोडियम, मैग्नीशियम, कॉपर, मैग्नीज। बताओ यहाँ से क्या हो। आंसर सी है क्या? सी आंसर लग रहा। हाँ सी ही होगा आंसर। और इससे रिलेटेड थोड़ा सा और देख लेते हैं। देखो इनमें से क्या क्या गलती हुई है कि कैसे हम इसको कर सकते थे। सबसे पहली बात तो है, यहाँ पे पूछा गया है कि एक्चुअली में आपको बताना है मेजर क्वांटिटीज वाले को। तो जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनमें हम देखते हैं कि यहाँ पर मैग्नीज आता है, मोलिबेडनम बेनेनम। आता है। मॉलिब्डेनम। मोलिबेडेनम। मॉलिब्डेनम। अच्छा मोलिब्डेनम, ठीक है बी साइलेंट मोलिब्डेनम। है। कॉपर यहाँ पर, ओके। मेरा साइंस बैकग्राउंड नहीं है ना, मैंने कभी नहीं पढ़ा। हम्म। ठीक है। लार्ज अमाउंट में हमें क्या क्या चाहिए होते हैं, तो हमें मैक्रो न्यूट्रिएंट्स लार्ज में चाहिए होते हैं, मतलब उसको मेजर न्यूट्रिएंट्स भी बोला जाता है। इसमें क्या क्या है, कार्बोहाइड्रेट हमें चाहिएगा जो कि हमारा मेन सोर्स होता है एनर्जी का, जिससे ग्लूकोज और मेटाबॉलिज्म हमारा बनता है। कोई मेटाबॉलिज्म समझाएगा? डाइजेस्टिव सिस्टम ना। हाँ हाँ, मतलब हम्म। एक तरीके से क्या होता है मेटाबॉलिज्म, कि आपने जो खाना खाया उसको आप कितनी स्पीड से आपने पचा लिया, तो उसको उसको मेटाबॉलिज्म बोलते हैं कि ज्यादा है कम है। यूजुअली 8 घंटे सभी का होता है, किसी ने 6 घंटे में पचा लिया तो मतलब बहुत अच्छा मेटाबॉलिज्म। वो कितना ही खाएगा भी मोटा नहीं होगा। किसी ने उसी को 10 आवर्स लिए तो फिर वो उसका स्लो चल रहा है, जिसकी वजह से आपकी जो एज है, बायोलॉजिकल एज, वो हो सकता है कि आप 24 साल के हो, बट आपका मेटाबॉलिज्म हो सकता है कि 30 साल का हो या फिर 18 साल का हो। तो ये कंसेप्ट चलता है मेटाबॉलिज्म का। तो कार्बोहाइड्रेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। प्रोटीन की बात करते हैं तो देखो प्रोटीन रिपेयर, इंजाइम्स वगैरह, ग्रोथ सभी में हमारे लिए है। फैट, लिपिड, जिससे कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता है, वो क्या है, एनर्जी स्टोरेज का काम करते हैं और सेल मेम्ब्रेन बनाने में भी।
इंपॉर्टेंट होते हैं। वाटर बात करें तो सॉल्वेंट है, टेम्परेचर रेगुलेट करता है। पोटाशियम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि नर्व्स के जो हमारे फंक्शन है, अब जब डीएनए बनता है तो हमें पता है, नहीं वो फॉस्फोरस होता है, छोड़ो। पोटाशियम नर्व फंक्शन है, मसल कॉन्ट्रैक्शन में भी ये काम आता है। सोडियम की बात करेंगे तो फ्लूइड का बैलेंस बना के रखेगा, नर्व की जो सिग्नलिंग वगैरह उसका ध्यान रखेगा। मैग्नीशियम की बात करते हैं तो एटीपी प्रोडक्शन करता है और ये मसल से रिलेटेड होता है। अब मुझे पक्के से नहीं बता सकती मैं क्या है, लेकिन देखो लीवर जो होता है ना, जस्ट फिजिकल एजुकेशन के ज्ञान पे दे रही हूँ। एनर्जी प्रोडक्शन, एनर्जी है वो। हाँ, एनर्जी तो है, लेकिन एटीपी प्रोडक्शन जो होता है ना वो लीवर करता है। और ये कब करेगा? जब आपकी मसल्स को बहुत ज्यादा, मतलब कि मान लीजिए कोई आपने हैवी वर्कआउट किया है और वो मसल जो है आपके उससे ब्रेक हो गई है, तो जितनी ज्यादा एटीपी होंगी उतनी ही ज्यादा वो मसल फिर से स्ट्रोंगर जब आती है। मतलब जब हम करते हैं तो मसल में छोटे छोटे रेशे होते हैं ना जो टूट जाते हैं, और फिर वो दोबारा से बनती है तो थोड़ा सा मसल हमें बड़ी, मतलब हाथ भी एक्सरसाइज करोगे तो बड़ा बड़ा दिखाई देता है, तो वो इसी की वजह से हो पाता है। एंजाइम एक्टिवेशन ये सब हो गया। कैल्शियम की बात करेंगे तो बॉन्ड फॉर्मेशन ये सब पता ही है। फॉस्फोरस डीएनए में काम है, क्यों? क्योंकि फॉस्फोरस हमें पता है डीएनए के स्ट्रैंड में एक शुगर चाहिए होता है, एक फॉस्फोरस चाहिए होता है, ये जो बनी हुई है जिसको डबल हेलिक्स बोला जाता है, ये सीधी। और इसके अंदर फिर हम देखते हैं कि 4 इसके वो होते हैं जीन, जिसमें एडेनाइन, थेरानाइन, गेनानाइन, साइटोसाइन वो सब आते हैं जो जीन का पेयर बनाते हैं एक साथ मिलके। और सल्फर चाहिए होता है प्रोटीन एंड एंजाइम स्ट्रक्चर के लिए। यही था इम्पोर्टेंट। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में बस सिग्नल्स भेजते हैं, उसके लिए क्या चाहिए हमें? पोटाशियम। न्यूरॉन सिग्नलिंग के लिए आप पूछ रहे हो ना? सोडियम चाहिए। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं, नहीं पोटेशियम का इसमें थोड़ा बहुत है, इसके अंदर देखोगे आप नर्व फंक्शन में पोटेशियम का भी रोल है, बट सिग्नलिंग के लिए नहीं है। सिग्नल के लिए यहाँ पे ज्यादा सोडियम काम कर रहा है। अब हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को देखेंगे स्पीड से। आयरन यहाँ पर है, जिंक है, जो ये छोटे छोटे हैं, इसलिए मैं बोल रही हूँ ना कि ज्यादातर फूड में ये मिलते ही नहीं है। आप ये जब तक बादाम वगैरह नहीं खाओगे, अखरोट नहीं खाओगे, तब तक आपके ये पूरे भी नहीं होंगे जितने चाहिए होते हैं। बहुत कम चाहिए होते हैं हमें, 25 ग्राम 20 ग्राम ऐसे चाहिए होते हैं डेली के। लेकिन जैसे कैल्शियम बहुत ज्यादा चाहिए होता है, 250 ग्राम से ऊपर चाहिए होता है। तो इस तरीके से जिंक बहुत कम मिलता है, लेकिन इम्यून सिस्टम ये हमने देख लिया था, मेटल है ये, कॉपर, आयोडीन। और आयोडीन में और सोडियम में अब डिफरेंस यहाँ पर रखना। सोडियम जो है वो मैक्रो में आ रहा है, आयोडीन जो है वो यहाँ पर माइक्रो में आ रहा है। फ्लोराइड जो कि बोन के लिए है, सिलीनियम ये सब हम देख चुके हैं, मैग्नीशियम ये सब आ गया। कोबाल्ट भी यहाँ पर विटामिन B12 के सिंथेसिस के लिए है, और इसी से हमारा जो रेड ब्लड सेल है उसको कलर मिलता है। 15 मेटल्स ऑलमोस्ट हो गए हैं, ये बस याद रखने की बात है। 27 एलिमेंट और 15 मेटल चाहिए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सिलेक्ट द करेक्ट आंसर बाय यूजिंग कोड। विटामिन मतलब मैच करना है आप लोगों को 1 और 2। हाँ, तो विटामिन, पेप्सिन, एंजाइम, कैरोटीन, हार्मोन, केराटीन, ये कैरोटीन है और ये केराटीन है। प्रोटीन, ये क्या है? प्रोजेस्टेरोन है। ओके, प्रोजेस्टेरोन। प्रोटीन हमारा केराटिन होगा, 4 का C। बहुत सही। हार्मोन प्रोजेस्टेरोन होगा। विटामिन कैरोटीन और एंजाइम C 2 में। सही है, वेरी गुड पूजा। आंसर यही होना चाहिए। तो एंजाइम देख लेते हैं। सबसे पहले एंजाइम्स क्या होते हैं? बायोलॉजिकल ऐसे कैटलिस्ट हैं जो स्पीड अप करते हैं हमारे केमिकल रिएक्शन को। खासकर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, सब में पाए जाते हैं, प्लांट हो, ह्यूमंस हो, लेकिन ये कंज्यूम नहीं होते उस प्रोसेस के अंदर में, बने रहते हैं पेट में। दे आर मोस्टली प्रोटीन्स, ज्यादातर प्रोटीन इनमें होगा, और कुछ में आरएनए मॉलिक्यूल्स भी मिलते हैं जिसमें राइबोजाइम्स वगैरह हो गए, जिसका काम ही है प्रोटीन की फॉर्मेशन करना। ये भी एज ए एंजाइम की तरह यहाँ पर काम करेंगे। एंजाइम के अलग अलग टाइप होते हैं, जैसे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जिसका काम है कि ब्रेक डाउन करना है फूड को, जिसमें पेप्सिन आता है। तो पूजा ने बता ही दिया है कि हाँ एंजाइम्स में पेप्सिन आएगा। मेटाबॉलिक एंजाइम्स की बात करेंगे तो इसका काम है रेगुलेट करना सेलुलर रिएक्शंस को, जिसमें रेस्पिरेशन वगैरह आ गया। फिर हम अगर और को देखेंगे तो आई डोंट थिंक ये और इतना इंपॉर्टेंट है, आगे बढ़ते हैं, स्पीड से करेंगे। विटामिन को देखते हैं तो विटामिन में हमने देखा था कैरोटीन जो है विटामिन की एक फॉर्म है, बीटा कैरोटीन। इसको प्रीकर्सर भी बोला जाता है विटामिन ए का, क्योंकि ये विजन और हेल्थ दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट है। एंजाइम हमने देख लिया था। हार्मोन देखते हैं, क्या बोल रहे थे आप लोग इसको? प्रोजेस्टेरोन।
Progesterone. Progesterone is a hormone regulating pregnancy and menstrual cycle. Okay, estrogen, progesterone. ठीक है. Protein, keratin. Keratin is a structural protein found in hair, nails and skin. इन सब में पाया जाता है. Question number 106. Psychochemical characteristics. एक मिनट इसमें थोड़ा सा एक लिख लीजिए, कौन कौन से मेल हार्मोन होते हैं, कौन कौन से फीमेल हार्मोन होते हैं. प्रोजेस्टेरोन फीमेल हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन है। हाँ उसके नहीं, एक बगल में लिख दीजिए ना, एक मतलब बना लीजिए, स्लाइड बना लीजिए, मतलब 2 पार्ट कर लीजिए, मेल हार्मोन्स और फीमेल हार्मोन्स, मतलब पीडीएफ में ऐड होना चाहिए यहीं पे। हाँ, होते हैं 2 क्या? पार्ट कर, टेस्टोस्टेरोन से भी ज्यादा अलग होते हैं क्या? और हाँ हाँ लिख लो ना, एक साइड लिखो मेल, एक साइड लिखो फीमेल. हाँ मेल हार्मोन्स में लिखो टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोस्ट्रॉन, क्या एंड्रोस्टाइन है, क्या है, एक एडोस्ट्रॉन करके होता है ना कुछ, पूजा जया. एस्ट्रोजन की बात कर रहे हो? नहीं, एंड्रोस्ट्राइन करके कुछ एक ऐसा होता है. अच्छा। ये स्पेलिंग गलत लिखे हो ना आप, टेस्टोस्टेरोन होता है, TST लिखेगा, उसके बाद OS लगाओ बीच में। वो तो टेस्टोस्टेरोन होता है ना, इन्होंने टेस्टोस्टेरोन बोला। टेस्टोस्टेरोन होता है। टेस्टोस्टेरोन. हाँ ये गलत बोल दिया, टेस्टोस्टेरोन नहीं थे, गलत। अरे कोई बात नहीं, ठीक है। अरे ठीक है, समझ गई ना यार. नहीं मतलब ठीक है, कोई और समझ ले कुछ, इसलिए बोल रही हूँ। हाँ तो बताओ, स्पेलिंग बताओ। बता रही हूँ, TSTOS TERON। एक सेकेंड TSTOS हाँ TSTOSTERONE। टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। और फीमेल हार्मोन लिख लो एक तो. बस यही रखते हैं भाई, मेन तो यही होता है। ठीक है ठीक है. क्वेश्चन नंबर 106. साइको है क्या ये? Physicochemical characteristics of water in water sources undergo changes due to aquatic macrophytes, aquatic fungi, effluents, and evapotranspiration. Evapotranspiration. बताओ, साइकोकेमिकल मतलब पूरा चेंज हो रहा है उसकी कैरेक्टरिस्टिक वाटर में ही कुछ मिलने की वजह से, और वो क्यों मिल रहा है? क्या वो एक्वेटिक मैक्रोफाइट्स यानी कि ऐसे पौधे जो बहुत बड़े भी हैं, ऊपर नीचे दोनों जगह मिलेंगे, उनकी वजह से, फंगई आप लोगों को पता ही है, एफ्लुएंट्स पोल्यूशन वगैरह हो गया, एवापोट्रांसपिरेशन, तो ये मैं बाद में समझाऊंगी। बताओ आंसर। ए है क्या? ए नहीं, ए नहीं होगा या सी? देखो क्यों हो सकते हैं। हाँ सी ही होगा। सबसे पहले तो ये हमने देख ही लिया है कि मैक्रोफाइट्स क्या होते हैं, ऐसे प्लांट्स जो कि ऑक्सीजन लेवल को इम्पैक्ट करते हैं, बट डायरेक्टली ऐसा कोई ट्रांसपिरेशन मतलब एवापोरेशन और ट्रांसपिरेशन दो। हाँ ये मैंने लिखा हुआ है। कंबाइंड प्रोसेस ऑफ एवापोरेशन, वाटर लॉस जो कि सरफेस से हो रहा है, रिवर्स वगैरह से, वो भी इसमें काउंट होगा, और साथ में ट्रांसपिरेशन जो कि प्लांट से हो रहा है वो भी काउंट होगा। एक्वेटिक फंगी की बात करें तो ये एक ऑर्गेनिक मैटर है जो कि यहाँ पर डिकम्पोजिशन के अंदर ज्यादा काम करेगा। और एफ्लुएंट्स को अगर हम देखेंगे तो ये वेस्ट वाटर डिस्चार्ज इंडस्ट्री से सीवेज वगैरह से, एग्रीकल्चर रन ऑफ, जिसकी वजह से वाटर की जो क्वांटिटी है वो बहुत ज्यादा अफेक्ट होगी। तो आंसर होगा सी। Ecologists have so far known, found and certified a large number of species in the plant and animal kingdom. In terms of members, the largest found and identified so far are from among the fungi, plant, insect, bacteria. सोचो इस पे थोड़ा आंसर देने से पहले, सबसे ज्यादा इनमें से कौन पाया जाता है पूरे वर्ल्ड में? कितनी ज्यादा पाया जाएगा मुझे तो लग रहा है। हाँ इंसेक्ट्स भी हो सकते हैं। हाँ चलो यही आंसर इंसेक्ट्स ही होगा, और देखते हैं कि
कैसे? देखो, टोटल आइडेंटिफाइड स्पीशीज अब तक जितनी है इंसेक्ट की 1 मिलियन से ज्यादा स्पीशीज है। मतलब ये नहीं है कि फंजाई हो सकता है कि बहुत ज्यादा पाया जाए, हर जगह पे हो जाए, बट स्पीशीज यहाँ पर पूछा गया था कि डिफरेंशिएशन कितना है स्पीशीज के बीच में। तो इंसेक्ट की बहुत ज्यादा है, अराउंड 75% और ऑल नॉन एनिमल स्पीशीज जितने भी हम जानते हैं उनमें से 75% यही है। प्लांट्स को देखेंगे तो ऑलमोस्ट 4 लाख के करीब ये है। फंगई अगर हम देखेंगे तो 1.5 लाख के करीब स्पीशीज है। बैक्टीरिया देखेंगे तो 20,000 तक ही है बस। और एक्चुअल डाइवर्सिटी और ज्यादा हो सकती है, बट अभी तक बैक्टीरिया की इतनी हमारे पास नेम्ड स्पीशीज हो चुकी है। अब हम देखते हैं कि वाई जो इंसेक्ट्स हैं वो इतना लार्जेस्ट ग्रुप क्यों है। देखो, दे अडोप्ट टू वेरियस इकोसिस्टम, फॉरेस्ट, डेजर्ट, एक्वेटिक हैबिटेट, ये बहुत हर जगह पे मिल जाएंगे, हमें पता ही है। फिर रैपिड रिप्रोडक्शन इनका बहुत फास्ट होता है। म्यूटेशन रेट जो है वो भी इनकी हाई डाइवर्सिटी ले आता है कि रिप्रोडक्शन हो रहा है, साथ में फिर म्यूटेट हो गया, फिर नई स्पीशी बन गई, तो वो एक तरीके से इवोल्यूशन भी हम कह सकते हैं कि बहुत स्पीडली हो रहा है इनका। की ग्रुप्स की बात करेंगे तो इसमें बीटल्स वगैरह आते हैं, इसके अंदर हम एंड्स, बीज, बटरफ्लाई, ये इनको भी देख पाएंगे। इससे रेलिवेंट मैंने कुछ ही समय पहले एक न्यूज पढ़ी थी दिसंबर के आसपास, तो उसके लिए मैं कुछ लेके आई हूँ, हो सकता है कि इससे कोई सवाल बन जाए। तो ये आई थी ना, इसका मतलब था कि फंगई जो है उसको सेम स्टेटस मिल सकता है फ्लोरा और फोना का कंजर्वेशन प्लान के अंदर। ये कॉप 16 हुई थी, तो कॉप 16 किसकी हुई थी? ये कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हुआ था 2024 में ही हुआ था, बिल्कुल लास्ट में, अभी 1-2 महीने पहले की बात है। तो 16th इसका हुआ था, ये कली में हुआ है कोलंबो के अंदर। और इसके अंदर हम देखते हैं कि यहाँ पर इंडिया ने लॉन्च किया है नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटजी एंड एक्शन प्लान और अलोंग, जो कि यहाँ पर कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क था, वो था कि ये इंडिया से रिलेटेड था, बस याद रखने के लिए। अब इस पे आते हैं मेन बात जो मुझे बतानी थी। देखो, यहाँ पर इन्होंने क्या किया इस 16th कॉप के अंदर कि ये जो पहले हम हमेशा बोलते थे ना फ्लोरा एंड फोना, तो इन्होंने बोला है कि फ्लोरा फोना भी बोलो और साथ में फंगा भी बोलो, और फंगा यहाँ पर फंगई से रिलेटेड ही है। तो यूएन में हम देखते हैं कि इन्होंने बोला है कि क्योंकि फंगा जो है एक हाई इंपोर्ट रिपोर्ट यहाँ पर डिक्लेरेशन, कन्वेंशन और ट्रीटीज से होगा कि हमें इनको भी कंजर्व करना है, इनकी भी बहुत ज्यादा अहमियत है। तो फ्लोरा में हमें पता है यहाँ पर ट्रीज वगैरह आते हैं, फोना में हम एनिमल्स वगैरह को देख पाएंगे, और जब फंगा की बात करेंगे तो फंगई यहाँ पर आती है। इसमें हम देखते हैं कि क्लोजली फंगई जो है वो बहुत ज्यादा यहाँ पर हम देखेंगे कि ना तो क्लोजली रिलेटेड है एनिमल्स के और ना ही यहाँ पर फोना के, तो इस वजह से इसको एक नया नाम हमने दिया है फंगा। और मशरूम, मॉर, सीड्स, इस सब में है ये। और 2025 में हर बार बोला जा रहा है कि जितनी बार भी आप इसको यूज कर रहे हो, यूनाइटेड नेशन ने अभी भी 15-20 दिन पहले बोला कि बार बार इसका इस्तेमाल करो, फंगा को भी साथ में बोलो। बस इतना इससे रिलेटेड था। डाइजेशन ये देख लेते हैं। फ्लोरा जो है वो आउटसाइड द बॉडी अपना डाइजेशन करता है, हमें पता ही है कैसे करेगा। अगर फोना की बात करें, एनिमल्स की बात करें, तो वो इनसाइड द बॉडी करेगा, ये भी पता है। अगर फंगई की बात करते हैं तो ये भी आउटसाइड द बॉडी करता है, और तीनों ही यहाँ पर लैंड, वाटर, हर जगह पर मिल सकते हैं। यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ट्रीज वुड नॉट बी एबल टू लिव ऑन लैंड विदाउट फंगई। Fungi break down dead organic matter and release nutrients back into the soil. Fungi also help to control the growth of bacteria and other pathogens, जिसकी वजह से ट्रीज जो है वो, और वैसे भी हम जब देखते हैं कि सब कुछ खत्म हो जाता है, ट्रीज वगैरह सब कुछ खत्म हो जाता है, तो वो लिकन्स वगैरह आते हैं ना बेयर रोक्स वगैरह के ऊपर, तो वही शुरुआत करते हैं दोबारा से। तो वो भी एक इम्पोर्टेंट चीज थी। ये प्लांट्स नेक्स्ट डाइजेशन क्वेश्चन आउटसाइड द देखते हैं। बॉडी कैसे करते हैं? आउटसाइड द बॉडी वो होता है ना, फोटोसिंथेसिस होगा पहले, फिर उसको वो कन्वर्ट करेगा, फिर अपने अपनी जो लीव्स वगैरह है या अपनी जो स्ट्रीम्स वगैरह है उनके अंदर उसको कार्बन डाइऑक्साइड को बनाएगा। तो ये एक तरीके से उसने पहले बाहर का भी तो तरीका किया ना, और फिर उसको छोड़ भी देता है। मतलब प्लांट के अंदर नहीं हो रहा है, प्लांट से बाहर हो रहा है, हम्म मगर प्लांट के अंदर ही हो रहा है ना। अगर फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, वो किसी को समझ आया क्या? आउटसाइड द प्लांट कैसे हो रहा है डाइजेशन? क्योंकि प्लांट अपनी बॉडी के अंदर से एक ये भी तो मतलब हो गया ना कि देखो, जैसे हम पेट वगैरह में कर रहे हैं, वैसे मुझे बिल्कुल नहीं पता इसके बारे में कुछ भी, जस्ट कॉमन सेंस लगा रही हूँ। तो हम जैसे करते हैं, तो प्लांट्स का ये भी तो होता है कि वो ज्यादातर अपनी जो डाइजेशन वगैरह का, तो उसको लीव्स वगैरह में भी पहुंचा देते हैं। और तो प्लांट लीफ का जो रियल पार्ट माना जाता है, नहीं मैं खाना समझ खा गई रही कि आप कह रहे हो कि बॉडी का पार्ट हो गया वो, मैं समझ गई कि आपका मानना है कि वो बॉडी का पार्ट हो गया, लेकिन अब ये जो सोर्स था जहाँ पे लिखा गया था वो एक वैलिड सोर्स है। तो मैं भी अपनी कॉमन सेंस से लगा रही हूँ कि लीव्स में भी ना मानी जाए, लीव्स टूटती रहती हैं, तो हो सकता है, आई डोंट नो। ठीक है।
सर्च करना है तो आप सर्च कर सकते हैं, हमें भी बताइएगा प्लीज। क्वेश्चन नंबर 108, इज इट पॉसिबल टू प्रोड्यूस सीडलेस टोमेटो फ्रूट बाय applying trace element in tomato field, spraying mineral solution on plants, spraying hormones on flowers, applying fertilizer, continuing radioactive elements? मतलब अभी भी ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए, तो बताओ। बिना सीड के टमाटर ट्रेस किससे एलिमेंट पॉसिबल तो है, लेकिन क्या सी है क्या इसका आंसर? ए आंसर होगा। ओके, मतलब ए और सी में कंफ्यूज है यहाँ पे। सी किसने बोला था? मैंने। अरोहित, बहुत सही, यही आंसर होगा। चलो देखते हैं कैसे। देखो, सबसे पहले जब हम ए की बात करते हैं ना, तो इसका क्या मतलब है? ट्रेस एलिमेंट का मतलब है, वो तो आप लोगों को पता ही होगा, तभी तो आप उसका आंसर दे रहे थे। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्लांट ग्रोथ के लिए, लेकिन इससे सीडलेस फ्रूट नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि हम एलिमेंट को लगा रहे हैं, हम एक ऐसे ऐसे करके उसको टमाटर को लगाते हैं, फिर उनके अंदर छिड़काव करते हैं, मतलब एक तरीके से हम एलिमेंट्स को उसमें ऐड करते हैं। इसको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी बोला जाता है। इसमें आयरन, जिंक, मैग्नीज, कॉपर, बोरोन, ये सब दिया जाता है। बोरोन हमें पता है इंपॉर्टेंट है। स्प्रेइंग जब हम करेंगे तो वो न्यूट्रिएंट्स देगा। अप्लाई जब हम फर्टिलाइजर को अप्लाई करेंगे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के अंदर में, तो वो सीडलेस टमाटोज को, यहाँ पर यही आएगा क्या इसका आंसर? नहीं, ये होना चाहिए था, स्प्रेइंग हार्मोन्स ऑन द फ्लावर्स। सीडलेस टमाटोज जिनको बोला जाता है आंसर की में क्या है? पैर्थेनोकार्पिक टमाटोज कैन बी प्रोड्यूस बाय स्प्रेइंग प्लांट। देखो ये रहा, स्प्रेइंग प्लांट आंसर हार्मोन। देखो यार क्या है। नहीं, सी है आंसर। और सी, पार्थिनोकार्पी बोलते हैं इस मेथड को। हाँ ये लिखा हुआ ना, पार्थेनोकार्पिक टमाटोज। और इसमें क्या किया जा रहा है कि हार्मोन्स को स्प्रे किया जाता है, जिसमें जो फ्रूट का डेवलपमेंट होगा वो बिना फर्टिलाइजेशन के हो जाएगा। ये ट्रेसेस एलिमेंट ये क्या है? अप्लाइंग ट्रेस एलिमेंट इन टोमेटो फील्ड, ये ट्रेस मत किस चीज के ट्रेसेस की बात कर रहा है वो? एलिमेंट्स को यहाँ पे लगाना है, न्यूट्रिएंट्स को लगाना है। अरे यहाँ पे ट्रेस का मतलब बहुत स्मॉल अमाउंट में, कोई भी अगर मैग्नीज है या फिर कोई ऐसा एलिमेंट है जिसकी जरूरत है और वो स्मॉल अमाउंट में, तो हम बोलते हैं ट्रेस एलिमेंट। ठीक है ठीक है। थैंक यू जया। क्वेश्चन नंबर 109, which one of the following are associated with diabetes mellitus, a common disease in adult? हायर शुगर लेवल ब्लड के अंदर, लोअर इंसुलिन, हायर इंसुलिन। इनमें से दो ठीक है, कौन से दो ठीक है? सोचो, ये तो आराम से हो जाएगा। शुगर लेवल हायर और इंसुलिन लेवल लोअर। वेरी गुड ऋषि, यही होना चाहिए आंसर। देखते हैं, तो यही होगा। इसमें तो कुछ खास जानने को हमारे पास है नहीं, बस यही जानना है कि दो तरीके की डायबिटीज होती है, टाइप 1 होता है और साथ में टाइप 2 होता है। टाइप 2 जो होता है वो लाइफस्टाइल रिलेटेड है, मोटे हो गए हो, एक्सरसाइज नहीं करते हो, उन सारी चीजों से वो होने लग जाता है। कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, साथ साथ में बढ़ने लग जाता है। और टाइप 1 जो होता है वो एक्चुअली में ऑटो इम्यून डिजीज हो जाता है, मतलब बहुत रेयर की बहुत फिट से फिट इंसान को भी हो जाएगी। तो वो जेनेटिक भी हो सकती है, और जेनेटिक तो खैर दोनों ही होती है, बट ये इसमें जीन्स का इतना ज्यादा रोल नहीं है, ये कभी भी हो सकती है। ये और वो टाइप 2 जो टाइप 1 है, रिवर्सिबल है क्या? हाँ अगर आप बहुत अच्छे से एक्सरसाइज करोगे और मतलब लेवल को वो करोगे तो रिवर्स कर सकते हो, क्योंकि लाइफस्टाइल डिजीज है। तो आपने लाइफस्टाइल बिगाड़ रखा है तो हो जाएगी। अब टाइप 1 रिवर्सेबल नहीं होता है, वो ठीक ही नहीं हो सकता है। तो वो जो इंसुलिन के इंजेक्शन भी लेने पड़ते हैं वो भी शायद टाइप 1 में ही लेने पड़ते हैं, क्योंकि वहां पे टाइप 2 में क्या होता है ना, रेसिस्टेंट हो जाता है, और टाइप 1 में काम करना ही बंद कर देता है। तो इसीलिए रिवर्सेबल हो जाता है कि रेसिस्टेंट है, दोबारा काम कर भी लेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एड्स के बारे में बात कर रहा है कि एड्स कैसे होता है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, सोचना इसके बारे में पहले। सेक्सुअल इंटरकोर्स, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, मॉस्किटो एंड अदर ब्लड सीकिंग इंसेक्ट, एंड अक्रॉस द प्लेसेंटा। प्लेसेंटा सबको समझ में आ गया होगा कि मदर का जो बच्चे के साथ में जुड़ा होता है, यानी कि जिससे न्यूट्रिशन वगैरह सब मदर देती हैं पेट के अंदर, वो प्लेसेंटा होता है। और अब बताओ आंसर। डी होगा ना, मतलब मॉस्किटो वाला तो नहीं होगा और सारे ऑप्शंस होंगे। हाँ ये बिल्कुल सही है, मॉस्किटो वाला नहीं होता है। कंफ्यूजन था क्योंकि हम सोच सकते हैं कि हो सकता है कि मॉस्किटो से भी हो जाए, खैर नहीं होता है, ये बस याद रखना है।
इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पे कि ऐसी कौन कौन सी कॉमन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस है जो होते हैं, जिनको STI भी बोलते हैं। अब इसमें से ये याद रखना जरूरी है कौन से बैक्टीरियल है, कौन से वायरस से होते हैं और कौन से पैरासाइट की वजह से होते हैं। इसमें से एक है सिप्लिस, और यहाँ पर फिर हम गोनोरा को देख पाएंगे, प्रोनाउंसिएशन के लिए माफ करना। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर क्लेमिडिया। ये तीनों की तीनों बैक्टीरिया की वजह से होते हैं। फिर यहाँ पर एक और है जिसको बोला जाता है ट्राइकोमोनियासिस, जिसको पैरासाइट की वजह से होता है। फिर HPV, हेपेटाइटिस B, HIV, HHV और हर्पिस, ये सारे ऐसे हैं जो वायरस की वजह से होते हैं। 2-3 बार इनको पढ़ लेना, याद हो जाएंगे। नेक्स्ट, which one of the following would be led to malnutrition? Overnutrition, undernutrition, imbalanced nutrition. इम्बैलेंस Proportion, और अंडर न्यूट्रिशन 2 and 3। ओके ठीक है। और किसी को कुछ बोलना है इस पर? कुपोषण किस वजह से अंडर होता है? ओवर न्यूट्रिशन तो नहीं होगा, यही 2 और 3 ही होगा। ओके, आप लोगों को लग रहा है ओवर न्यूट्रिशन नहीं होता है। कोई बात नहीं, कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसमें तीनों ठीक होंगे, क्योंकि कुपोषण की जब भी हम बात करते हैं ना, कोई भी स्कीम देखना, तो उसमें यहाँ पर तो हम ज्यादातर इसलिए कंफ्यूज हो रहे हो क्योंकि अंडर न्यूट्रिशन की वजह से देने की बातें होती है, खाना कम नहीं खाया। लेकिन अगर आप न्यूट्रिशन दे रहे हो तो भी होगा, ओवर न्यूट्रिशन कर रहे हो उसको भी कुपोषण ही बोलते हैं, उसके लिए कोई अलग नाम नहीं है। मतलब न्यूट्रिशन का अगर ठीक तरीके से नहीं मिल रहा है, चाहे वो ज्यादा मिले चाहे कम मिले, चाहे वो इसके लिए हालांकि इन्होंने तीसरा भी दे दिया है इम्बैलेंस कंफ्यूज करने के लिए, तो ये दोनों ही आएंगे, मतलब तीनों ही इसका आंसर होगा। इससे न्यूट्रिशन हमने पहले ही देख लिया ऊपर कौन कौन से इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो आगे बढ़ेंगे। People drinking water from a shallow hand pump are likely to suffer from all of the following disease except, इनमें से तीनों उसको होंगी, 4 में से, लेकिन एक बीमारी नहीं होगी। शैलो हैंड पंप यानी कि जो नलका हमारे तरफ उसको बोलते हैं जिसमें से पानी निकलता है। तो बताओ। फ्लोरोसिस, डी। अरहोई, हाँ वेरी, हाँ डी होगा, बिल्कुल सही है, लेकिन फ्लोरोसिस ही होगा इसका आंसर। अब समझ लेते हैं कि फ्लोरोसिस क्यों होगा। देखो, ये जो है कोलेरा हम देखेंगे, टाइफाइड, जोंडिस, टाइफाइड यानी कि मोती झाला इसको बोलते हैं, इसको शायद कोलेरा ही बोलते होंगे, पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं, जोंडिस पीलिया बोलते हैं आई गेस। ये कंटेमिनेटेड वाटर की वजह से ही होते हैं, और ये ऊपर का पानी होता है, उसमें कई बार वायरस चले जाते हैं, तो उनकी वजह से वो इजिली हो जाता है। जब हम फ्लोरोसिस की बात करते हैं ना, तो फ्लोरोसिस का जो एलिवेटेड फ्लोराइड कंसेंट्रेशन होता है वो एक्चुअली डीप वाटर में पाया जाता है, और वो भी ग्राउंड वाटर सोर्सेज के अंदर में। तो एक टाइम पे बहुत बड़ी बीमारी थी, मतलब जब नहीं पता था लोगों को RO वगैरह का, तो यूजुअली हो जाता था। इसमें होता क्या है, ये होता है इसमें बहुत येलोइश दांत होते रहेंगे, ये प्राइमरी स्टेज है। इसके बाद मुझे लगा कि इसके आगे वाले दिखाऊंगी तो हो सकता है कि नहीं अच्छा लगे, मतलब इसके बाद दांतें टूटने भी लग जाते हैं कमजोर हो के। तो ये फ्लोरोसिस है। अब सरकार ने इस पे काम भी किया है, इसको थोड़ा कम भी किया है। नेक्स्ट, beside proteins and carbohydrates, other elements of nutrition value found in milk. मिल्क में कौन कौन से एक मिलेंगे? सेकेंड, वापस जाइए उस क्वेश्चन पे। बस वहां पे 2 चीज लिख दीजिए कि जो सेफ लेवल है ना, जैसे कि अभी पूछा था मर्क्यूरी का सेफ लेवल क्या है, तो है ही नहीं। ये हाँ कोई नहीं है, फ्लोरीन का सेफ लेवल है WHO के अनुसार से 0.5 to 1.5 ppm पर मिलियन लीटर, मतलब ppm, ठीक है, 0.5 to 1.5 ये मतलब, और इंडिया का है 1 ppm से लेके 1.5 ppm। ठीक है। मर्क्यूरी का कोई ऐसा लेवल नहीं है ना? नहीं, कोई सेफ लेवल नहीं आज तक। क्वेश्चन नंबर, ये आपने पढ़ लिया था, मतलब मिल्क बताना है इनमें से कि प्रोटीन उसमें होंगे, सही बात है, कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, सही बात है, लेकिन और कौन से होंगे इनमें से? कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन? कैल्शियम होगा। आयरन तो नहीं होता है ना, तो उसको हटा दो तो वही चले जाओगे आंसर पे। कैल्शियम और तो पोटेशियम। तीनों ही आयरन है। हाँ, आंसर यही होगा बी। तो इसमें और कुछ था नहीं, यही था बस। चलो मेरा खत्म हुआ, कर दूं स्क्रीन बंद में? हाँ बंद करो। थैंक यू, बहुत जल्दी खत्म किया आपने।
कोशिश की आज। स्क्रीन दिख रही है हमारी भाई? ये पीडीएफ 1 to 150 एक साथ मिल सकती है क्या? मतलब जब सारा हाँ सब एक साथ, हाँ मिल जाएगा, आज आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये मतलब तो मैं इसलिए हाँ, मैं भेजती हूँ ना, इसलिए भेजती हूँ कि अगर आप लोगों को 5-10 मिनट लगेगा, एक बार दोबारा रिवाइज करोगे तो लॉन्ग टर्म मेमोरी बनेगी। तो वो तो है ही कि हाँ एक साथ भेजेंगे कंप्लीट। यहाँ से थोड़ा सा मैं कुछ ऐड किया हूँ, उसको देख लेना बस, थोड़ा सा ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है। फैट्स में क्या होता है, प्रोवाइड एनर्जी एंड एसेंशियल फैटी एसिड, ठीक है, ये फैट का काम है। और जो विटामिन है, ये विटामिन ए डी ये सब राइबोफ्लेविन वगैरह इंक्लूड होता है, ये तो सबको पता है कि विटामिन क्या होते हैं। मिनरल्स में बेसिकली क्या होता है, रिच इन कैल्शियम होंगे, ठीक है, फास्फोरस होगा, उसमें मैग्नीशियम होगा एंड पोटेशियम भी होगा। एंजाइम्स क्या होता है इसमें, लैक्टेज, लेपीज एंड पेरोक्सीडीज एंड एडिंग डाइजेशन, ठीक है, ये इसका काम है, एंजाइम्स का काम है, डाइजेशन में ऐड करता है ये सब। वाटर बताइए। लाइपेज पर ऑक्सीडेज। हाँ, और वाटर में क्या है कि 78% मिल्क होता है, सॉरी मतलब वाटर मेकअप अबाउट द 87% ऑफ मिल्क का टोटल है जो वाटर होता है इसमें, और हाइड्रेशन वगैरह इंश्योर करता है। और देव मुझे एक और चीज, एक सेकंड रुकिएगा, मुझे एक और चीज याद आ रही है इसी क्वेश्चन से रिलेटेड, मतलब ऐसे ही रैंडम चीज है, लेकिन अगर सोचो अगर हमें दूध से कैल्शियम नहीं मिल रहा है तो कहाँ से मिलेगा? क्या नहीं मिल रहा है दूध से? दूध से अगर कोई दूध नहीं पीता है, मान लो वीगन है, तो वो कैल्शियम कहाँ से ले सकता है? और कैल्शियम वो कहाँ से ले सकता है, कैल्शियम का और सोर्स, खैनी खाता होगा तो उसको कैल्शियम मिलेगा। तो फिश से भी मिलता है ना कैल्शियम? फिश से तो आई डाउट। फैटी एसिड मिलता है, ओमेगा 3 हाँ, और फिश से फैटी एसिड मिलता है। नहीं, कैल्शियम का भी सोर्स है ना। हाँ, हो सकता है फिश में भी, मैं बताती हूँ कैसे होगा। कंफ्यूज करने के लिए ही दिया है मैंने आप लोगों को ये सवाल कि किससे मिलेगा। एक्चुअली कैल्शियम दूध में भी जो आता है ना, वो कोई ऐसा नहीं है। कैल्शियम हमने देखा कि मिनरल है, और मिनरल चाहे कोई भी हो वो हमेशा जमीन से ही मिलता है। तो दूध से जो हमें कैल्शियम मिल रहा है वो किस चीज से मिल रहा है? वो जो ये घास खाती है ना सब गाय वगैरह, तो उस घास में कैल्शियम होता है। और कुछ घास का भी सीधा सीधा मतलब ये होता है कि जैसे आपने मूली वगैरह को बो दिया है या गाजर को बो रखा है, जब आप उसको बाहर निकालेंगे और उसके ऊपर जो छोटे छोटे से यहाँ पर मतलब ऐसे इतने छोटे होते हैं मिनरल्स कि आप उनको धोगे तो वो फिर भी रह जाते हैं, वही मिनरल होता है, उसके अंदर कुछ नहीं है। तो ये मतलब कैल्शियम का ये सोर्स है, और सभी मिनरल हमेशा जमीन से ही मिलेंगे हमें। ओके ठीक है, और कुछ सोर्सेस मैं बता रहा हूँ ये कैल्शियम का। तो स्पिनिच है, ठीक है, उसके बाद है ब्रोकली में भी है, ठीक है, उसके बाद नट्स वगैरह में भी होता है, सीड्स मतलब एलमंड्स, सेसमे सीड, इस सब में भी होता है, सी फूड्स में मिलता है। इसका फिर से एक इजी ऑप्शन है कि जो भी फ्रूट, जो भी सब्जी, जो भी जमीन के नीचे से मिल रही है ना हमें, उसमें सब में मिलेगा। मतलब कोई भी सब्जी है जो ऊपर नहीं उग रही, दाल में मिलता है, लैंटिन में, सोयाबीन में, चिकपीस वगैरह में भी रहता है, ऑरेंज में रहता है, फिक्स में भी रहता है, ठीक है, टोफू में भी रहता है। अच्छा, टोफू तो उसी प्रकार हो गया ना, टोफू क्या होता है, वो सोयाबीन का ही रहता है ना वो। हाँ, पनीर का दूसरा रूप। हाँ मतलब हाँ ठीक है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, इसको स्किप कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब आपको बताना है कि इफ एन एयर बबल एट द बॉटम ऑफ ए लेक राइजेज टू द टॉप, इट विल क्या होगा, इसका साइज इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, मेंटेन सेम साइज, क्या करेगा ये बताओ आप लोग। बॉटम से ऊपर की तरफ जा रहा है तो कम होना चाहिए, बढ़ेगा। इंक्रीज इन साइज हो रहा है, पीवाईक्यू है। हाँ पीवाईक्यू हम कर रहे हैं। पहले पढ़े हैं। क्या होगा जया बताओ आप। इंक्रीज इन साइज। हाँ इंक्रीज इन साइज होगा, ठीक है। तो बॉयल्स लॉ क्या कहता है कि वॉल्यूम ऑफ गैस इंक्रीज एज प्रेशर डिक्रीज प्रोवाइडेड टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। मतलब कि वॉल्यूम अगर जो इंक्रीज होगा, ठीक है, तो प्रेशर डिक्रीज होगा। जैसे ये समझो कि एक ये रूम है, ठीक है, तो इसमें
हाँ, ये एयर का पार्टिकल्स है इतना, ठीक है। तो क्या होगा कि ये इतने पार्टिकल है, मान लिया जाए, समझ लो कि इसका जो है 1 मीटर स्क्वायर एरिया है और इसमें 2000 पार्टिकल्स हैं, ठीक है। अब इसको क्या कर दिया, 2000 मीटर में ऐड कर दिया मैंने, 2000 मीटर का 2 मीटर स्क्वायर का एरिया दे दिया। और सेम तो ये फैल नहीं जाएंगे ऐसे दूर दूर तक। तो क्या होगा, जब दूर दूर तक फैले रहेंगे तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो प्रेशर हाँ, कम हो प्रेशर जाएगा। डिक्रीज, हाँ। ठीक है सर। और फिश जो है वो कैल्शियम का भी सोर्स है, पोटेशियम का भी है, आयोडीन का भी सोर्स है। हाँ, और इसमें और कुछ डिस्कस करने जैसा है, ये सब लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। आप थोड़ा सिंपल भाषा में समझाओगे कि ऊपर जाते हुए क्यों, ऊपर वॉल्यूम कैसे बढ़ रहा है, मतलब नीचे से पानी के ऊपर जा रहा अंदर है। है, अच्छा, पानी के पानी में अंदर प्रेशर ज्यादा, ज्यादा हाँ होगा हाँ, ठीक है तो ठीक। सरफेस पे आएगा, प्रेशर कम हो जाएगा ना। समझ गए समझ गए। उसके बाद है व्हेन अ मिरर रोटेट एन एंगल 6 डिग्री, ठीक है, रिफ्लेक्शन रे विल भी कितना डिग्री से रोटेट होगा। कहने का मतलब ये है कि कोई मिरर है, ठीक है, ये समझ लो ये है, ठीक है, और ये ऐसे है। तो इसमें हमने 6 डिग्री का मोमेंट कर दिया, ठीक है। 6 डिग्री मोमेंट ऐसे ऐसे, ठीक है, ये था। और तो ये समझो ये वाला जो है 6 डिग्री है। तो तो रिफ्लेक्टेड रे विल बी रोटेट, कितना होगा रिफ्लेक्टेड रे। तो ये कहता है कि जितने डिग्री से आपका जो मिरर रोटेट होगा, जो रिफ्लेक्शन ऑफ एंगल होगा उसका दुगना होगा, ठीक है, 2 थीटा होगा। तो अगर जो ये थीटा है तो 2 थीटा, तो ये 2 से मूव कर रहा है तो ये 6 डिग्री, तो कितना डिग्री हो जाएगा, 12 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ठीक है सर, जल्दी। उसके बाद है अ ट्रक, कार और मोटरसाइकिल हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर, ठीक है, जल्दी जल्दी कर दे रहा हूँ, हाफ mv स्क्वायर। तो अब देखो किसका है, ये ट्रक है, तो ट्रक का मास ज्यादा होगा, यहाँ पे मास है, ठीक है, और v वेलोसिटी है, और ये कह रहा है काइनेटिक एनर्जी इक्वल है, ठीक है। तो जो कौन है जो स्टॉप होगा जल्दी, इक्वल स्टॉपिंग, इफ इक्वल स्टॉपिंग। तो क्या क्वेश्चन है, आधा अधूरा है, लेकिन इसका जो मेन कंसेप्ट है वो मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो जो मोमेंट होगा उसमें, जिसमें ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होता है उसका मोमेंटम पावर ज्यादा होता है, ठीक है। तो जैसे कि एक दीवार है यहाँ पे, ठीक है, अगर हम एक मोटरसाइकिल को यहाँ से लेके चल रहे हैं, ठीक है, और इसमें सेम काइनेटिक एनर्जी है, तो जब इस पे धक्का मारेगा तो 2 ईंट टूटेगा। अगर जो कार है तो इस पे धक्का मारेगा इस दीवार पे तो 4 ईंट टूटेगा। क्यों, क्योंकि उसका मोमेंटम है, जैसे जैसे उसका मास बढ़ता है तो मोमेंटम ज्यादा बढ़ता है, ठीक है। और फिर जब ट्रक को लेके आएंगे तो ये दीवार ही टूट जाएगा, ठीक है, क्योंकि ट्रक का मास ज्यादा होता है, मास बढ़ेगा तो मोमेंटम बढ़ता है। और काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का क्या फॉर्मूला, रिलेशन क्या है? √2p क्या था? हाँ, ऐसे ही कुछ है, भूल गया मैं। कोई है इधर रिसेंटली पास हुआ है, बीटेक किया हो कोई? उसके बाद है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैन टेक प्लेस व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम। अब कह रहा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन किसमें होता है, बताओ भाई, ये आसान क्वेश्चन है। आशा तो करता हूँ। डायमंड में तो आएगा, मतलब बाहर ही नहीं निकलेगा। हाँ, डायमंड ही हो गया आंसर, लेकिन क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन तो ये कुछ नहीं था। डायमंड का आपको रिफ्लेक्शन इंडेक्स बताना है, कितना है डायमंड का। 2 पॉइंट कितना हमने देखा था, 2.56 हाँ, ऐसे ही देखते रहो बस, खाली बताओ मत। ग्लास का बताओ, 1.5। तीसरी बार पढ़ रहे हैं हम लोग जो है इसको, सेमी सेशन में भी। पता नहीं वाटर क्लास। वाटर का कोई बताएगा? ये तो और भी कम होना चाहिए ग्लास से और उससे, क्योंकि अब सर्च करो नीतीश। हाँ भैया नीतीश बता रहा हूँ, एक सेकंड। नीतीश कुछ बोल नहीं रहे हो भाई आज तुम। डायमंड रिफ्रैक्शन 2.42, ये तीसरी बार पढ़ रहे हैं, सच बोल रहे हैं, बट याद नहीं है। कौन सा पूछने वाले हैं वो? अरे क्यों नहीं पूछने वाले, कंपैरिजन दे देंगे, मैचिंग दे देंगे, इतना कॉन्फिडेंस कह रहे हो अभी वो। वाटर का 1.33। ओके, अभी पिछले बार वो यूपी पीसीएस और बिहार पीसीएस की तरफ मूव किया ना फैक्चुअल क्वेश्चन, तो क्या पता, हमें तैयार रहना चाहिए हर चीज के लिए। और ग्लास जो है ना, उसमें अगर क्राउन ग्लास है तो 1.5 होगा, फ्लिंट ग्लास है तो 1.8 होगा। ओके,
मतलब याद रखने की बात है कि फ्लिंट वाले में ज्यादा है। ठीक। हाँ हाँ और ठीक है। डायमंड का 2.42 2.42 वही लिखा है मैम। और एयर का 1.0। हाँ 1 लेके चलते हैं। एयर का सबसे कम है। वाटर का 1.33। एयर का 1.0। 0। 1। हाँ एयर को तो हम मानते हैं ना बेस। तो मतलब मैक्सिमम 2.42 तक ही जा सकता है ना, इससे ऊपर तो नहीं जा सकता। और कम से कम हाँ, एयर में ही हाईएस्ट होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का ही है, सबसे हाईएस्ट। हाँ उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर इज यूजफुल फॉर स्टेपिंग अप और स्टेपिंग डाउन वोल्टेज। ठीक है, ये कह रहा है। हाँ ये बिल्कुल सही बात है कि स्टेप अप और स्टेप डाउन दो प्रकार का ट्रांसफर ही होता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर इज ए डिवाइस यूज इन डीसी करंट। तो मुझे लग रहा है कि डीसी करंट में नहीं होता है, एसी करंट में होता है। इसीलिए होना चाहिए क्योंकि वो तो स्टोर हाँ करके रखता है ना स्टेप पहले। अप और स्टेप डाउन सिर्फ एसी को ही किया जाता है। हाँ, अब इसमें थोड़ा सा मैं जुड़ा हुआ बता देता हूँ, वैसे जया ज्यादा अच्छा बताएंगी, है ना जया? आप देखो, बताओ सर। हाँ तो स्टेप अप क्या होता है कि जो स्टेबलाइजर है वो आपके घर में होगा, तो वो क्या होता है कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर, अगर जो हल्का सा वोल्टेज उसमें कम आ रहा है आपके घर में तो उसको स्टेप अप कर देगा, स्टेबलाइज करके आपका फ्रिज और एसी अच्छे से चला सकता है। ठीक है, तो इसी उसमें लगा रहता है, वो रेगुलर करंट देता है। एक जो आप ये देखते हो स्टेप डाउन वाला जो 11,000 वोल्ट से आ रहा है, ठीक है, जो आपके घर में आ रहा है वो 400 कितना वोल्ट होता है, 220 वोल्ट होता है ना। और कितना फ्रीक्वेंसी होता है, 60 हर्ट्ज पे इंडिया काम करती है ना। इंडिया 50 हर्ट्ज पे। श्योर? हाँ, हाँ 50 टू अमेरिका का 60 हर्ट्ज ये हो चलता है। ओके ओके ठीक है, 50 कंफर्म है। ठीक है, और जो हमारा जो आपके पास ये जो चार्जर है, ठीक है, वो ट्रांसफार्मर नहीं है। आप लोग ऐसा मत समझिएगा कि वो 5 वोल्ट देता है। जो आपका जो चार्जर है 5 वोल्ट डीसी देता है वो। ठीक है, तो वो क्या किसी को कुछ बोलना है? नहीं आप बोलो। हाँ, तो वो 220 वोल्ट ले रहा है। ठीक है, और 50 फ्रीक्वेंसी पे वर्क कर रहा है, हर्ट्ज पे। और फिर वो क्या करता है, उसको क्या करते हैं, रेक्टिफायर करते हैं, कुछ कहते हैं उसको, उस जो मशीन लगा हुआ है उसको रेक्टिफायर या ऐसा कुछ कहते हैं। हाँ फायर ही बोलते हाँ, तो ये पूरा कंसेप्ट है ट्रांसफार्मर का। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो भाई। ये जो एक मिनट कृष्णा, ये जो 120 वाला क्वेश्चन था ना, ये हाँ ऊपर वो क्वेश्चन बोल रहा है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मतलब व्हेन लाइट पासेस थ्रू फ्रॉम, ये तो सबसे लाइट पास थ्रू होगी और सबका ही कुछ ना कुछ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। तो ये 120 वाला क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या कह रहा है? नहीं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मतलब कि जितना गया उतना ही वापस आ गया। ठीक है, ये ये डायमंड है ना भाई, तो जिधर गया और वापस आ गया। लेकिन वाटर में जाओगे दोगे तो जितना दोगे उतना वापस नहीं आएगा, कुछ कम होके आएगा। अच्छा, अब्जॉर्ब हो जाएगा ना। अरे जैसे तो कि अभी डायमंड सूरज उगता है ना भाई, ग्लास लेके जाओ, अभी शैतानी कियो, ये शीशा ले लो और किसी के फेस पे मारो, उतना जितना ऊपर से धूप से आ रहा है उतना रिटर्न होता है, नहीं होता है। अच्छा, इसका कॉन्सेप्ट यही है कि जिसका ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है, अगर सब्सटेंस का हाँ हाईएस्ट से कम में जा रही है तो रिफ्लेक्शन होगा, और कम से हम्म, हाई में जा रही है तो रिफ्लेक्शन नहीं होगा, TIR। तो यही ओके कॉन्सेप्ट है, इसलिए इसका आंसर ए है। ओके। अच्छा, हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जा रही है इसलिए TIR होगा। करेक्ट, हाँ। ठीक। उसके बाद है डोमेस्टिक वायरिंग है घर में, बेसिकली किसमें होता है, ठीक है, सीरीज में, पैरेलल में, कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज पैरेलल दोनों। अब क्या होगा मुझे पता नहीं क्या होता है, ये सीरीज में होता है ना। हाँ, सीरीज में डिपेंड होता करता है है, इसका। सीरीज नहीं में होता है लेकिन डिपेंड, हाँ कॉम्बिनेशन होता है ना। हाँ डिपेंड, नहीं वही नहीं, मैं कह रहा हूँ, डिपेंड करता है किस सीरीज पर। सीरीज में होता है। क्यों? क्योंकि अगर एक डिवाइस बंद होगा ना तो सारे डिवाइस वर्क करेंगे, सिर्फ वो डिवाइस बंद होगा। और बंद हो पैरेलल जाएगी, में क्या हाँ होता है कि एक डिवाइस बंद होगा तो सारा बंद हो जाएगा। तो वायरिंग में वो बहुत ज्यादा, मतलब अगर घर का अप्लायंस यूज करना है तो पैरेलल कनेक्शन करना ही नहीं चाहिए, मतलब ऐसा हो जाता है। हाँ बिल्कुल। मतलब पैरेलल को एक्चुअली हम एग्जांपल ले सकते हैं, वो बाहर क्या होती है जिसको गिराने से पूरे घर की लाइट बंद हो जाती है? MCU। वो तो अरे MCU। देखो, वो तो मेन, पैरेलल, वो भी सीरीज का सुनो ही। सुनो, रुको सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। ये दो वायर आ रही है, ठीक है, और हमने क्या सर किया, ये एग्जाम्पल वायर, 1 मिनट सर 1 मिनट।
ये हाँ बताओ हाँ हमें घर में सब हर अप्लायंसेस के लिए वोल्टेज कांस्टेंट चाहिए या करंट कांस्टेंट चाहिए? वोल्टेज कांस्टेंट चाहिए। तो सीरीज में वोल्टेज कांस्टेंट रहता है, नहीं वोल्टेज ड्रॉप होता है, करंट सेम रहता है ना? हाँ वोल्टेज ड्रॉप होता है। हाँ, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट डिवाइड हो जाता है और वोल्टेज सेम होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। देखो अरे ये 2 वायर है, हमने यहाँ पे क्या किया है ना, इससे। तो हमें घर के यही मेन कॉन्सेप्ट यही है ना, मुद्दे पे पहुंचो आप। हाँ ठीक है। हाँ मेन कंसेप्ट यही है। हाँ, कि हमें घर के अप्लायंसेस में वोल्टेज वोल्टेज कांस्टेंट चाहिए, कांस्टेंट चाहिए। अरे मेरे आंसर है जैसे भी है जिनको कुछ नहीं पता, मुझे तो समझा दो, जैसे समझा हाँ रहे वही थे तो इजी मैं कह करके। रहा हूँ। अरे जो मुद्दे नन की बात देखो, जिसको इंजीनियर नहीं करते आता ना उसी को, इसीलिए मैं कह रही हूँ मुद्दे की बात रखो। हमें बेसिक्स पता है तो हम तो कहीं से भी लगा लेंगे इधर उधर, लेकिन नहीं नहीं तो मुद्दे की अरे बात। जिनको बेसिक भी नहीं पता है उनके लिए बोल रहा हूँ ना, ये 2 वायर है ठीक है, ये आ रहा है। तो अब हमने क्या किया, यहाँ से एक लिया और यहाँ से एक लिया। अब क्या किया, इसको यहाँ पे यूज कर लिया, ठीक ठीक है। और यूज करने के बाद क्या किया, फिर यहीं से एक इधर निकाला, इधर मतलब ये बल्ब लगा हुआ था जला लिया, यहाँ से और निकाला, इधर बोर्ड लगा दिया। किससे, इसको जलने के बाद निकाला मैंने। अब इधर बोर्ड लगा लिया तो अ, उसके बाद फिर क्या किया, फिर इधर एक वायर निकाला 2 यहाँ से, मतलब वहां से फिर लगा लिया बोर्ड। हाँ फिर लगा लिया। तो जितने अब तीनों में समझो बल्ब ही लगाया मान लीजिए मैं, तो ये ज्यादा तेज से जलेगा। यहाँ से जो रिमेनिंग वोल्टेज बने बचेगा वो इधर जाएगा, ठीक है। फिर रिमेनिंग वोल्टेज बचेगा जो इधर जाएगा। तो ये कौन सा सीरीज है जया? सीरीज में हो गया। हाँ ये सीरीज में हो गया, ठीक है। तो मतलब कि अ, एक अगर जो आप देखो इसका यहाँ से मतलब ये ब्रेक, होता है ना कि सीरीज का तो रुक जाओ मतलब रुक जाओ ऐसे भी। सर रुक थोड़ा जाओ। सिंपल डायग्राम बना दो सर, रेजिस्टेंस वाला सीधा सीधा एक लाइन अरे नहीं, खींचो। नहीं, अरे रुको समझ तो रहे सही, समझ रहे। कंप्लीट तो करने दो यार। बच्चों को कॉम्प्लेक्स कर रहे हो आप कॉन्सेप्ट को, बच्चों को समझ नहीं आएगा। अरे यहाँ पे 3 बल्ब जल रहा है, ठीक है। एक बल्ब से कनेक्शन है दूसरे बल्ब का, दूसरे बल्ब से कनेक्शन है तीसरे बल्ब का, ठीक है। समझ चुकी हूँ मैं, आगे बढ़ो। हाँ अब ठीक है, अब यहाँ से हम वायर कट कर दिए, ठीक है। तो क्या होगा, सारा बंद हो जाएगा, ठीक है। अब एक दूसरा कॉम्बिनेशन ये होता है कि हमने क्या किया, ये वायर लंबी थी और यहाँ से हमने मेन लिया, एक बल्ब इधर से लेके यहाँ पे जला लिया, फिर यहाँ से लेके यहाँ पे जला लिया, ऐसे, ठीक है। ये वायर सेम है, बस यहाँ से लिया, यहाँ से कनेक्शन यहाँ पे जला लिया। तो ये पूरे सर्किट में सेम वोल्टेज रहेगा, फर्क नहीं पड़ेगा। अगर जो इधर कट हो जाए, ठीक है, यहाँ पे कट मार दिए तो सिर्फ ये वाला बल्ब बंद होगा, ये सब जलता रहेगा, ठीक है। तो ये हुआ पैरेलल। अब देखो ये पैरेलल है ना, लाइन देखो इसका नाम इसलिए पैरेलल है कि ये दोनों पैरेलल है और अपना अपना कनेक्शन लगा के खींच ले रहे हैं लाइन हम। ठीक है। ठीक है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, अब 10 ही क्वेश्चन बचा है, ठीक है। इसका ऑफिशियल आंसर क्या है? दोनों होना चाहिए। क्या आंसर जी? 122 का मतलब की में आंसर ए है, सीरीज। सीरीज गूगल में क्या आंसर है? मैंने मतलब वो डीप सीक से पूछा था तो उसने भी ए ही बोला था सीरीज में। ये सिंपल क्वेश्चन है, इसका गूगल गलत नहीं बताएगा। इसमें मतलब कुछ कंफ्यूजिंग थोड़ी ना है, नॉर्मली तो है। ये टेक्निकल है ना, तो इसमें गलत नहीं बताएगा। हाँ आंसर की में बी है, बी फॉर बॉल। हाँ हाँ ठीक है। कहाँ से देख रहे हो भाई, तुम्हारे आंसर की दूसरा है ऋषि? पता नहीं है, मैंने तो यही चेक किया पीडीएफ में, नीचे जाइए तो पीडीएफ दुकान तो खुली रहती लगता है सामने। सबसे लास्ट पे, सबसे लास्ट अरे नहीं, उधर नहीं जा रहा मैं, अब पैरेलल ही होगा भाई। Consider the following statement: at the present level of technology available in India, solar energy can be converted into। अब देखो सोलर एनर्जी क्या करता है, सप्लाई हॉट वाटर टू द रेसिडेंशियल बिल्डिंग। हाँ कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, ठीक है। सप्लाई वाटर फॉर द माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट, बिल्कुल कुसुम योजना इसी से तो है। उसके बाद है प्रोवाइडिंग स्ट्रीट लाइटिंग, हाँ ये भी है, बिल्कुल आया था प्रधानमंत्री सौर योजना ऐसे करके गांव में। उसके बाद इलेक्ट्रीफाई क्लस्टर ऑफ विलेज एंड स्मॉल टाउन्स, ये भी हो सकता है, सब होगा इसमें आंसर, ठीक है। अभी के जमाने में यहाँ से ना एक ट्रिक भी मतलब ऐसा है कि जितने हम पीवाईक्यू करते हैं, मोस्टली जो रिसेंट कोई टेक्नोलॉजी आ रही है, उस टाइम पे रिसेंट टेक्नोलॉजी आई होगी, उसमें मोस्टली वो सारे ही ठीक देते हैं। अगर कोई नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं है तो सारे ही ठीक देते
हाँ ठीक है। उसके बाद है अ मशीन सिंपल हेल्प्स इन द पर्सन डूइंग, क्या करता है कि सेम अमाउंट ऑफ वर्क विथ लेसर क्या फोर्स, हाँ फोर्स ही होगा, फोर्स। अगर एनर्जी रहता तो एनर्जी होता, ठीक है। मशीन ऐसे समझ लो ना, कोई भी काम क्या है, हाँ? फोर्स या फास्टर, जल्दी करता है मशीन नहीं नहीं कौन? नहीं नहीं नहीं, बिना फोर्स देखो मशीन वो अभी फास्टर हो गया है, मच पहले क्या था? फास्टर नहीं नहीं होगा नहीं, इसका, स्लो भी तो हो स्पीड सकता नहीं है, होगा मशीन में इसका। जरूरी थोड़ी ना। हाँ मतलब नहीं नहीं, जितना काम फास्टर आप नहीं हाथ से होगा, पहले करते लेस वर्क हाँ होगा, लेस फास्टर नहीं वर्क होगा। होगा। क्योंकि मशीन तो स्लो भी कर सकती है ना, जरूरी थोड़ा नहीं है नहीं नहीं, तो ये सारी। फोर्स ही होगा, लेस फोर्स होगा। अरे मशीन क्या करता है समझ लो कि एक पंचिंग मशीन है, उसमें क्या करते हैं, मशीन जब आया सिंपल पहला मशीन बना, तो हम लोग क्या करते थे, एक ये वी शेप में बनाए, ठीक है, और हम क्या किए इसमें एक ये लगा दिए, ऐसे हमें पानी निकालना था, यहाँ से ये लगा दिए। तो पहले हम कुएं से पानी खींचते थे, चाहे पुली लगा लो चाहे ऐसे, तो यहाँ से रस्सी डालते थे, तो हमें डायरेक्ट खींचते तो ज्यादा फोर्स लगता था, लेकिन हमने क्या किया यहाँ पे ये लगा दिया, ठीक है, पुली टाइप से, या फिर ऐसा लगा दिया कि ये स्लाइडिंग होता है, तो आसानी से कम फोर्स लगा के हो रहा है ना काम। मशीन मतलब बेसिक है, अभी का छोड़ दो। नहीं नहीं, इसका अभी बी भी रोटी में भैया एक मिनट, रोटी मेकर कृष्णा इसका बिकते हैं बी अभी भी। आंसर है क्या? किसका? इसका ये जो तुमने बताया मशीन हेल्प्स अ पर्सन डूइंग, ये इसका तो बी भाई आंसर है? तो बी तो आंसर मैं भी लगाया हूँ। नहीं नहीं, मैं तुमसे पूछ रही हूँ क्योंकि मुझे डी ज्यादा बेटर लग रहा है ना, कोई नहीं नहीं। तो गलत लग अरे रहा है आपको। आज आज की मशीन में भी देखो, एक रोटी मेकर आता है जो अरे अभी भाई 2-3 साल मैकेनिकल में यही पुराना। सब पढ़ना है, मशीन मशीन मशीन, ठीक है, वही अरे रुक होगा जाओ सही। एक मिनट, बताने को दो। तो उसमें क्या होता है, अगर आप नॉर्मली रोटी बनाओगे गैस वगैरह पे आप बना देते हो तो बहुत स्पीड में बनेगी, 30-40 सेकंड में बन जाएगी, उसमें आपको 1.5 मिनट लग रही है, लेकिन उसमें आपको बेलना नहीं पड़ रहा, फोर्स नहीं लग रही। मतलब आज भी ऐसा यूज होता है कि जरूरी नहीं है मशीन सिद्धार्थ भाई फास्ट ही नहीं है काम क्या करे। इधर? ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें इंसान को आता हुआ भी गलत ही करके आएगा। पूछना क्या चाहते हैं? क्योंकि अरे मशीन नहीं, का पर्पस फोर्स, मेरी बात सुनो कृष्णा, मशीन का पर्पस फोर्स से नहीं है। मशीन का पर्पस क्या है, जब हमारा रेनिसा हुआ था कि काम जल्दी हो जाए, तो जल्दी काम होता फास्टर में काम होगा, तो मुझे इसलिए लगा उसका आंसर नहीं नहीं डी। नहीं, अरे नहीं नहीं नहीं, मशीन का मेन मशीन हम बनाए लेस फोर्स से काम होता है, ठीक है। ठीक है, ठीक है। अरे अगला समझने की क्वेश्चन। कोशिश करो, 4 साल मशीन पे ही पढ़े हैं यार, बीटेक मैकेनिकल से ही है। ये अब मशीन का बस, काम है मैकेनिज्म। हाँ आप भी तो बता मैकेनिज्म, दो, मैं बात करूँ। कन्वर्सन ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर। हाँ। अब देखिए एक और मैकेनिकल इंजीनियर आ गए हैं, क्या होगा जी इसका आंसर 124 का? अच्छा इसका अरे डी होना चाहिए, फोर्स तो मशीन फास्टर? में ज्यादा डी होना चाहिए। चाहिए इसका। डी डी मैकेनिज्म का नहीं काम यही है ना, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर। फोर्स कहीं लगा रहे हैं, टॉर्क हमको कहीं और मिल रहा है, सर, इफेक्ट हमको कहीं और मिल रहा है। मशीन का काम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर नहीं है। कृष्णा आप ऑफिशियल आंसर किसे बता रहे हो? ऑफिशियल आंसर की नहीं है इन सब क्वेश्चन का। इफ ए अच्छा, पर्सन, हाँ नहीं इसका डी होगा, हम बता रहे हैं ना तुमको, इसका डी ही सही डी आंसर। इस होगा। इस पे कल चर्चा करेंगे, आगे बताओ। हाँ आगे ठीक बढ़ है, जाओ इसे। हाँ। इफ ए पर्सन स्पेसशिप लोकेटेड हाफ वे बिटवीन द अर्थ एंड सन विल नोटिस दैट, क्या होगा, स्काई इज जेट ब्लैक, स्टार इज नॉट ट्विंकलिंग, टेम्परेचर आउटसाइड द स्पेसशिप इज मच हायर देन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, क्या होगा इसका आंसर? इफ ए पर्सन स्पेसशिप लोकेटेड हाफ ऑफ द बिटवीन द अर्थ, तो स्काई इज जेट ब्लैक, ये पहला तो सही है कि उनको ब्लैक दिखता है, तो ये वाला ऑप्शन दूसरा गया भी काम ठीक हो। से। स्टार इज नॉट ट्विंकलिंग, पहला और दूसरा सही होगा, तीसरा नहीं। तीसरा में मतलब जब मैंने सर्च किया था तो पहला दूसरा सही बता रहा था, तीसरा गलत बता रहा था। क्यों बता रहा था? क्योंकि टेम्परेचर आउटसाइड द स्पेसशिप, मतलब अगर वो इसमें रीजन ये दे रहा था कि जो शैडो एरिया रहते हैं वो थोड़ा सा कूल रहता है, और जो थोड़ा शैडो एरिया रहते हैं मतलब स्पेस में, तो वो थोड़ा सा हॉटर हाँ रहता है, तो हम लोग बोल नहीं सकते कि नहीं, हाइयर होगा या लोअर होगा, इसीलिए। इसमें एक ये ऐसा भी ही तो हो सकता है ना कि जब हाफ की बात कर रहा है तो वो कंप्लीट जा चुका है, इनोस्फेयर को क्रॉस कर चुका है, और वहां पे जा चुका है तो सन के बहुत क्लोज है, तो टेम्परेचर ज्यादा ही होना चाहिए, क्योंकि सन के भी तो बीच में है ना, धरती के और सन के बीच में है अरे तो टेम्परेचर। नहीं, टेम्परेचर ज्यादा तो उधर धरती पे टेम्परेचर इसलिए ज्यादा है ना
कि उसको पृथ्वी एब्जॉर्ब करती है ना, ठीक है। हाँ, पर सन के भी तो नजदीक आ गया ना, वो वहां पे ऊपर पहुंच के। हाफ ऑफ बे है ना, तो ऊपर मतलब, अरे ऊपर हीट होने के लिए एटमॉस्फेयर भी तो होना चाहिए, और अच्छा खासा मतलब डेंस भी होना चाहिए ना, डेंसिटी भी तो होना चाहिए किसी भी चीज को हीट करने के लिए। हवा को हीट करोगे तो जो हवा ज्यादा डेंसर है वो ज्यादा हीट होगा, वहां पे एटमॉस्फेयर कम होगा ना, जब दोनों के बीच में है तो एटमॉस्फेयर होगा ही नहीं इवन। हो सकता डायमंड रिंग इज ए फेनोमिना ऑब्जर्व, किस में होता है डायमंड रिंग? है। ये क्या तो होता है, सोलर जैसे ये इक्लिप्स में सन है, होता है ना। हाँ, और ये मतलब मान ऊपर लीजिए ऊपर का इसके ऊपर, कोना कोना दिखेगा। हाँ, मून ऐसे आ जाए, है ना, तो ये डायमंड रिंग दिखने लग जाएगा। वैसे अच्छा मेहनत किए थे ऋषि भाई तुम। उसके बाद है द अल्फा पार्टिकल कैरीज टू, 126 का आंसर क्या है? मैंने बता तो दिया, आंसर पे क्यों स्टार्ट जा में नहीं रही होगा, हो, एंड में कंसेप्ट होगा, समझ लो। बी में होगा ना, क्योंकि एंड पे जब होता है वो नहीं। अच्छा, ठीक है ठीक है। बी है या डी है? बी होना अरे चाहिए, आंसर फिर कोई भी हो बनाया जाता है, है। कोचिंग वाला बनाया है यार, वो सही से आंसर नहीं बनाया है, ठीक है। जब ऑफिशियल की वाला आएगा ना, मतलब कि जब से हम करेंगे, और नेक्स्ट 2-3 साल के बाद वाले में है तो जो ऑफिशियल डिस्कस आंसर। कर रहे हैं क्वेश्चन उनको तो पता होगा, जैसे आप डिस्कस कर रहे हो आपको पता होगा चाहे कोचिंग का, बट एटलीस्ट बता तो दो, क्योंकि पढ़ रहे हैं हम। हम कंसेप्ट आत्मा समझ रहे हैं ना, आंसर नहीं देखा हूं मैं। आत्मा को शांति मिल जाए। टोटलिटी ट्रायल क्या होते हैं? 126 का आंसर है बी। जब मैंने रिसर्च किया था उस पे, तो 1 and 2 इज करेक्ट, मतलब 125 वाला, ठीक है। और जो आपका ये डायमंड रिंग है, इसका आंसर था देखो डी तो नहीं हो सकता है, क्योंकि सेंट्रल रीजन दिखेगा नहीं, पेरिफेरल दिख सकता है, तो या तो सी होगा या बी होगा। एंड में नहीं होगा, क्योंकि एंड होगा तो वो खत्म ही हो चुका होगा, तो आंसर सी ही होना चाहिए। अरे मिडल में होगा। नहीं, मिडल पेरिफेरल। में कैसे ऊपर ऊपर का दिखेगा ना, वो पेरिफेरल सी, हाँ, इसका आंसर सी है, 126 का आंसर सी है। हाँ, नहीं, इसलिए कह रही हूँ बस। हवा में आत्मा को शांति जरूरी है ना। अरे देखो इसमें क्या है, ये पेरिफेरल मतलब क्या होता है, चारों साइड से यार। अब स्टार्टिंग में क्या होगा, ये सन है और ये मून इसको इतना ढकेगा तो रिंग बनेगा नहीं बनेगा। अब वो कह रहा है एंड में, ठीक है, तो यहाँ ये सन है और ये इधर मून ढकेगा तो इधर नहीं बनेगा ना रिंग। आगे बढ़े। सेंटर में हाँ, the alpha particle carries two positive charge, its mass is very nearly equal to that of, क्या होगा बताओ भाई। प्रोटॉन के इक्वल होते हैं, हाँ, 2 प्रोटॉन। यही होना चाहिए। क्या है आंसर इसका ऋषि? हाँ भैया रुकिए, नेक्स्ट क्वेश्चन चल जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन चल जाइए, हम इस बता देंगे इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए तब तक। The offending substance in the liquor tragedies leading to blindness etc is, कौन सा ऐसा है जो ब्लाइंडनेस को लीड करता है? पहला ऑप्शन है इथाइल अल्कोहल, इमाइल अल्कोहल, बेंजील अल्कोहल एंड मिथाइल अल्कोहल। तो ये सब होता क्या है, इसको हम देख लेते हैं, ठीक है। तो इथाइल अल्कोहल है जो इथेनॉल का फॉर्म है ना, C2H5OH। तो कॉमनली यूज इन द अल्कोहल जो हम लोग पीते हैं, ठीक है। ऑल्सो यूज इन द 127 का आंसर है बी, एन एटम ऑफ द हीलियम, की में, ठीक है। द कैरीज टू अल्फा पॉजिटिव पार्टिकल क्या चार्ज, होता है? द मास ऑफ नियरली इक्वल टू, ओके। हीलियम के इक्वल, ठीक है। मुझे आपको पता है अल्फा पार्टिकल क्या है? अल्फा पार्टिकल कैसे मतलब बताऊं कैसे, ये सोचना पड़ेगा। तब तक सोच। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो अभी मैं बता रही हूँ। 129 का आंसर डी होगा ना, मिथाइल अल्कोहल। हाँ, यही होता है ना, फॉर्म हो जाता है, पता चल रहा है दारू पीने से लोग मर गए, जहर बन गया पेट में। आंसर की में बी है 129 का।
इमाइल अल्कोहल नहीं है। बी अल्फा होगा। पार्टिकल देखो क्या होता है कि जिसमें 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है, तो इसको अल्फा पार्टिकल कहते हैं। और आजकल हमें वो और भी तोड़ दिया है ना उसको, एटम को, मतलब प्रोटॉन्स को भी तोड़ दिया, उनको क्या बोल रहे हैं? क्या? मतलब पहले हमें एटम के इस मॉलिक्यूल में इसको माना था, फिर इसको ब्रेक किया तो ये प्रोटॉन, ये इलेक्ट्रॉन वगैरह, ये हमारे निकले न्यूट्रॉन होगा, तो इसको और भी तो तोड़ दिया। न्यूट्रॉनों न्यूट्रॉनों की है, पता नहीं कुछ और भी बोलते हैं, 3 पार्ट्स में और भी तो टूट गए ना अभी, तुझे पता है? अभी न्यूज में था कुछ समय पहले। आपकी आवाज नहीं आ रही है अच्छी से। वो जो फर्दर उसको किए हैं ना, डिवाइड किए हैं, हम्म। हिग्स बोसोन करके है ना, हाँ हिग्स बोसोन पार्टिकल। न्यूट्रिनो। नहीं नहीं, हिग्स बोसोन है ना। वो तो गॉड हिग्स बोसन आपका है, गॉड पार्टिकल है, पांचवा मैटर है ना, पांचवा स्टेट ऑफ मैटर। पांचवा प्लाज्मा है। पार्टिकल बोलते हैं उसको, गॉड पार्टिकल जो बोलते हैं। गॉड पार्टिकल। हाँ और ये चौथा वो स्टेट ऑफ में यूज होता है। प्लाज्मा। प्लाज्मा फोर्थ फोर्थ है ना। प्लाज्मा, फोर्थ है, फिफ्थ है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। क्या हो गया? नेक्स्ट। अल्फा पार्टिकल ना रेडियो एक्टिव एलिमेंट से एमिट होता है, यूरेनियम, थोरियम, और इसका जो वो जो सर ने बताया ना, 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन होता है, इन इससे मिलके वो बने होते हैं, और वो हीलियम के न्यूक्लियस जैसे होते हैं। ठीक है, बस हाँ, एक पार्टिकल है जिसका सेम टू सेम हीलियम जैसा होता है। और हाइड्रोजन के पास कितने प्रोटॉन, कितने इलेक्ट्रॉन और कितने न्यूट्रॉन होते हैं? हाइड्रोजन के पास सिर्फ हाइड्रोजन प्रोटॉन। के पास एक क्या? प्रोटॉन। हाँ, 0 होता है। और इलेक्ट्रॉन का मास, हीलियम 2 प्रोटॉन। नहीं ये नहीं पूछ रही थी, वो तो समझ में आ गया, बट हीलियम ये वही हीलियम है ना जो सन में पाई जाती है और हाइड्रोजन से रिएक्ट करके वो एनर्जी कन्वर्ट करता रहता है। बिल्कुल, तो मतलब बिल्कुल, जो जया ने बताया कि जो अल्फा पार्टिकल है वो भी रेडियो एक्टिव में से ही निकल रहा है, तो वो काम हीलियम क्योंकि सन में करता है, तो ये दोनों इसलिए। अरे रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट था ना अल्फा पार्टिकल पे, तो 8-9 तो पढ़ना है। उसके बाद है इथाइल अल्कोहल, हमने ये देख लिया, ठीक है। नेक्स्ट वन है इमाइल अल्कोहल। तो क्या है? फाउंड इन फुजेल ऑयल बाय प्रोडक्ट ऑफ द अल्कोहल फर्मेंटेशन, यूज एज ए सोलवेंट इन द परफ्यूम। उसके बाद है बेंजाइल अल्कोहल है, ये एरोमेटिक अल्कोहल है विथ अ माइल्ड प्लीजेंट ऑर्डर। यूज कहाँ करते हैं? परफ्यूम में होता है, कॉस्मेटिक में होता है, हाँ, और प्रिजर्वेशन में भी होता है। प्रिजर्वेटिव, एज ए प्रिजर्वेटिव उसको यूज करते हैं। उसके बाद मिथाइल अल्कोहल, तो हाईली टॉक्सिक होता है, यूज इन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, ठीक है, यूज एज ए सॉल्वेंट। यही होगा आंसर, मिथाइल अल्कोहल होना चाहिए इसका। हाँ यही होगा। शुगर को एक्सेस फर्मेंटेशन करने के बाद फॉर्मिक एसिड का फॉर्म लेता है, जो कि पॉइजनस बहुत होता बार है। न्यूज में भी तो आता है ना कि घर पे वो बनाया तो मिथाइल उसमें वो ज्यादा हो गया था जिस वजह से डेथ हुई, तो हाँ मिथाइल ही हाँ, बिहार में बहुत होता है, बीच बिहार और गुजरात में, क्योंकि वहाँ पे लिक्विड बैन है। इसको। अच्छा, which one of the following element is the alloy with iron to produce steel can resist high temperature and also high hardness and abrasion resistance? कौन करते हैं इसमें? निकेल करते हैं क्या? क्रोमियम। 12% क्रोमियम ऐड होता है, तब स्टील बनता है। ठीक है, वैसे हाँ, सही आर्ट निकल भी करते हैं, मगर स्ट्रेंथ निकल का दूसरा पर्पस है। निकल का क्या पर्पस है जी? रेसिस्टेंस के लिए। भूल गए हैं, लेकिन हार्डनेस नहीं, के वो लिए ये क्रोमियम ऐड करते हैं। स्टील क्रोमियम से ही बनता है जो। हाँ, कल भी पढ़ाया था ना जब डिस्कशन हो रहा था, तो मैंने भी बताया था कि स्टील के अंदर वो क्रोमियम मिला। अरे सर, स्टील के अंदर क्रोमियम भी डालते हैं, निकल भी डालते हैं, ठीक है, दोनों यूज करते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि हमें टफनेस ज्यादा चाहिए या फिर मतलब एंटी क्रोजन चाहिए। स्टेनलेस के लिए क्रोमियम, हाँ, क्रोमियम, और टफनेस के लिए वो क्या होता है टंगस्टन ना और कि निकेल भी यूज करते हैं।
तो एक्चुअली क्या होता है ना, क्रोमियम डालने से आयरन क्रोमाइड का एक लेयर बन जाता है, ठीक है, वो उसको रस्टिंग से प्रिवेंट करता है। स्टील बन जाता है वो। अब हम देखते हैं एल्युमिनियम क्या है। तो इसके ओर है बॉक्साइट, ठीक है, और क्रायोलाइट है और कोरंडम है, ठीक है। इसके 3 ओर है मेन। ये लाइट वेट होता है, कोरोजन रेसिस्टेंस होता है, गुड कंडक्टर है, एयरक्राफ्ट पैकेजिंग में यूज करते हैं, फॉइल्स बनाते हैं, इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन में भी यूज होता है, ठीक है। उसके बाद है क्रोमियम, इसका ओर है क्रोमाइट एंड क्रोकोटाई, क्या है, क्रोकोइट, ठीक है। ये पर्पस, इसका प्रॉपर्टीज क्या है, हार्ड होता है, क्रोजन रेसिस्टेंट होता है क्रोमियम, ठीक है, और शाइनी सरफेस होता है, यूज करते हैं स्टीलनेस स्टील में, जो अभी वो बता रहे थे भाई। और प्लांटिंग में ये होता है, और पिगमेंट्स, प्लांटिंग मतलब प्लेटिंग है ना, प्लांटिंग नहीं है। प्लेटिंग। ओ सॉरी प्लेटिंग है, ठीक है। प्लेटिंग जो प्लेट लगाते हैं ना, कि जैसे कि कोई है उसके ऊपर से प्लेटिंग कर देते हैं हम, ये कोई नहीं लगे, रस्टिंग नहीं हो। हाँ, किचन में जो नल लगा होता है ना, उसमें गैल्वेनाइज जो होता है ना, कि मतलब एक लेयर चढ़ा देते हैं उसका, ताकि रस्टिंग नहीं हो। किसी मेटल का थिन लेयर उसके ऊपर। हाँ, उसके बाद नेक्स्ट वन है निकेल। ये क्या है, इसका ओर है पेंटल डाइट, ठीक है। उसके बाद है जर्नेराइट और मिलेराइट, ठीक है, राइट गार्नियराइट, ओके। प्रॉपर्टीज क्या है, टफ है, ये भी कोरोजन रेसिस्टेंस है, तो इसमें निकल भी हो सकता है वैसे। ये टफ है, लेकिन ये मेनली इसका टफनेस के लिए यूज करते हैं। गुड कंडक्टर है, बैटरीज में यूज होता है, स्टीलनेस स्टील में होता है, कॉइन में भी इसका यूज होता है। टंगस्टन है इसका, वोल्फ्राइट है इसका और सेचेलाइट इसका है, ठीक है। हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, बल्ब में फिलामेंट के रूप में यूज होता है, ठीक है। और कटिंग टूल में भी होता है, ठीक है। फिलामेंट का कटिंग टूल मतलब स्टीलनेस स्टील मतलब इंडस्ट्री में, जो भी मैकेनिकल इंडस्ट्री जितना की ईयर उयर बनता है उसमें कटिंग टूल के रूप में होता है। और क्या है, आर्मोर प्रेसिंग सेल्स, ये पता नहीं क्या है भाई। आर्मोर पियर्सिंग मतलब जो शरीर पे नहीं कुछ आप पहन लेते हो अपना बचाव करने के लिए लड़ाई वगैरह में, तो उसको पियर्स कर सकता है, मतलब गोली में इस्तेमाल होगा कि वो उसको बुलेट प्रूफ को निकाल देगा। अब है फोटोसिंथेसिस है, मिनरल अपटेक है, रेस्पिरेशन है, प्रोटीन सिंथेसिस है। अब कहाँ क्या किसका फंक्शन है बताओ भाई आप लोग। प्रोटीन सिंथेसिस तो रिबोसोम का ही होगा। क्लोरोप्लास्ट, प्लाज्मा, क्लोरोप्लास्ट में होता है फोटोसिंथेसिस, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया का तो ये होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन रेस्पिरेशन। होना चाहिए। मिनरल का प्लाज्मा होगा और प्रोटीन का राइबोसोम होगा। राइबोसोम क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसिस, यानी कि बी हो जाएगा उसी का तो आंसर। काम होता है ना। राइबोसोम क्या होता है कि आपका जब न्यूक्लियस सेल होता है तो सेल के अंदर डीएनए होता है, आरएनए भी होता है, लेकिन डीएनए कभी भी सेल से बाहर नहीं आता। तो आरएनए को बोलता है कि मैं तुम्हें मैसेज दे रहा हूँ, ये बॉडी में प्रोटीन की जरूरत है, जाओ राइबोसोम्स को जाके बता दो। फिर आरएनए जाता है, उसको मैसेंजर आरएनए बोलते हैं, और राइबोसोम से बोलते हैं कि ये पर्टिकुलर प्रोटीन बनाना है इस काम के लिए, फिर वो प्रोटीन को बनाएंगे, तो उसी को सिंथेसिस बोलते हैं। Photosynthesis occur in the chloroplast when light energy converted into the chemical energy. Mineral uptake क्या होता है, occurs through the plasma membrane which control the ion transport, ठीक है। Respiration क्या होता है, takes place in the mitochondria where ATP मतलब एनर्जी का है जो जनरेट होता है, ठीक है, रेस्पिरेशन के थ्रू। प्रोटीन सिंथेसिस हैपन इन द राइबोसोम व्हिच ट्रांसलेट जेनेटिक इंफॉर्मेशन इनटू द प्रोटीन। ये प्रोटीन सिंथेसिस का नाम है। ये हमारा सेशन यहीं पे अब खत्म हो रहा है, क्वेश्चन खत्म हो चुका है। अब कल हम देखेंगे नेक्स्ट ईयर वाला।